तो आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में दो बातें करेंगे। एक तो बॉडी के अंदर कौन सा लिक्विड है जिसको हम बोलते हैं ब्लड, उसके बारे में जानेंगे। और सर्कुलेशन का पाथ क्या है, हमारे अंदर सिंगल सर्कुलेशन होता है कि डबल, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, रिवाइज करेंगे। मतलब सबसे पहले एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है, लिखा है किसी भी सेल को, जो भी लिविंग सेल है उसको लगातार खाना देना है। खाना मतलब न्यूट्रिएंट, और क्या देना है, ऑक्सीजन। क्योंकि इसी ऑक्सीजन की हेल्प से एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा हमने खाने को ब्रेक डाउन किया था, इसे बोलते थे सेलुलर रेस्पिरेशन। याद आया? तो हमारे सेल को खाना भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, और लिपिड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारे चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन करना था, और अदर एसेंशियल सब्सटेंस जैसे हार्मोन भी चाहिए, क्योंकि सेल के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन। अच्छा, उसके अलावा मिनरल भी चाहिए ताकि मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो सके। उसके अलावा विटामिन भी चाहिए ताकि हमारी सेल स्वस्थ रह सके। तो ऐसे बहुत सारी आवश्यक चीजों की जरूरत है, और जब इन चीज को लेगा तो कोई नई चीज बनेगी। वो नई चीज क्या होगी, वेस्ट या हार्मफुल होगी। देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें ले लिया गया और वेस्ट चीजें दे दिया गया, तो वेस्ट चीज को हटाना पड़ेगा। ऐसा लगातार करना पड़ेगा कि रुक रुक के, लगातार, ताकि बॉडी हेल्दी रूप से फंक्शन कर सके, ताकि बॉडी के टिश्यूज या बॉडी की सेल्स हेल्दी रूप से फंक्शन कर सके। इसीलिए आवश्यकता है, क्या हो सकता है, एक प्रभावी मैकेनिज्म की जो इन सब्सटेंस को ले जा सके और वापस भी ला सके, सेल तक ले भी जा सके और सेल से वापस भी ले आ सके। अब ये काम कौन करता है, बॉडी का फ्लूइड। और बॉडी के फ्लूइड में ये या तो वाटर हो सकता है, या तो हो सकता है क्या, लिम्फ, और या तो हो सकता है ब्लड। लेकिन हमारी बॉडी का दो है, ब्लड और लिम्फ। लेकिन जो जो लोअर एनिमल है उनमें वाटर होता है। जो काम हमारे अंदर ब्लड और लिम्फ द्वारा किया जा रहा है, वही काम लोअर वालों में कौन करता है, हाँ, तो वाटर करता है। देखिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म इवॉल्व हुए, यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट के तरीके मिले। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे लोअर जैसे स्पंज में, सीलेंट्रेट्स में, ठीक है, इनमें क्या था, वाटर ही चीजों को लाता था, वाटर ही ले जाता था। मतलब बॉडी कैविटी के अंदर जो सेल थी उसके और पानी के बीच में एक्सचेंज हो जाता था, पानी के द्वारा एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन जो हम जैसे कॉम्प्लेक्स जीव हैं, यानी कि जो एडवांस वाले हैं, उनमें स्पेशल फ्लूइड होता है, और ये स्पेशल फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल का काम करता है। पहला स्पेशल फ्लूइड क्या है, ब्लड। दूसरा क्या है, लिम्फ। कह रहा है ज्यादातर जीवों में, मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड होता है, और हमारे अंदर भी ये है। और इसके अलावा एक दूसरा फ्लूइड भी है, वो क्या है, लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। देखिए, मेंस चीजों को ये ले जाता है ब्लड, सर्टेन सब्सटेंस को ले जाता है लिम्फ। तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीजों की बात करेंगे, एक तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, और दूसरा फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो दो टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से डेवलप हुआ, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार किस एनिमल ग्रुप में डेवलप हुआ, किसमें, एनीलिडा, बिल्कुल सही। सबसे पहले एनीलिडा में डेवलप हुआ। मतलब एनीलिडा के पहले सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम था। बताइए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट स्टार्टेड फ्रॉम, यानी एनीलिडा के पहले सर्कुलेटरी ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं था, वाटर वाला सर्कुलेटरी सिस्टम था जो उतना एफिशिएंट नहीं होता। लेकिन ब्लड वाला, क्योंकि ब्लड स्पेशल फ्लूइड है, लिम्फ स्पेशल फ्लूइड है, तो उससे एफिशिएंसी बढ़ी। तो अगर आपको पूछा जाए लेस एफिशिएंट वो सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, एनीलिडा के पहले। अच्छा, काफी इफेक्टिव वाला कहां से पाया गया, अगर पूछा जाए ब्लड वाला कहां से स्टार्ट हुआ, एनीलिडा से। अब एनीलिडा में जो पहली बार बना, वो बना कैसा, ओपन की क्लोज, जबकि बनना चाहिए था ओपन, लेकिन बन गया क्लोज। इवोल्यूशन है, किस दिशा में जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, याद है ना, यानी अनेक संभावनाओं में से किसी एक को ही चुना जाएगा। तो नेचर ने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया तो पहली बार क्लोज बना दिया कि ओपन। अच्छा, क्लोज क्या होता है, जिनमें ब्लड किसी चैनल के अंदर, वेसल्स के अंदर बह रहा हो, तो उसको बोलते हैं क्लोज। अगर अगर वेसल्स के अंदर ना बह रहा हो, बॉडी के अंदर ऐसे पूरे में भरा हो, तब इसे क्या बोलते हैं, तब इसे बोलते हैं ओपन टाइप, इसे बोलेंगे ओपन। अच्छा, ओपन बेहतर है कि क्लोज,
क्योंकि अगर पूरे बॉडी के अंदर ब्लड भरा हुआ है तो उसका प्रेशर बहुत कम होगा, प्रेशर बहुत कम होगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड वो सेल बहुत कम हो पाएगा, बहुत कम हो पाएगा, और इससे बॉडी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। लेकिन क्लोज वाले होने से क्या फायदा है? क्लोज वाले होने से क्या होगा? एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा बार खून दौड़ेगा रगों में। रग मतलब क्या? ब्लड वेसल। ज्यादा बार खून दौड़ेगा हमारी रगों में, ज्यादा बार खून दौड़ेगा तो ज्यादा बार सप्लाई करेगा। गया ऑक्सीजन दे दिया, वो आया CO2 ले लिया, गया हार्मोन दे दिया, आया वेस्ट मटेरियल ले आया। तो मतलब ऐसे क्या होगा? इंपॉर्टेंट चीजें लगातार दी जाएंगी और वेस्ट चीजें लगातार हटाई जाएंगी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गया? अब देखते हैं पहला टॉपिक है ब्लड। अच्छा, ब्लड क्या है? ब्लड है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, या फिर बोलते हैं फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होता, ब्लड के अंदर फाइबर नहीं होता, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लड को फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। पूछा जाता है किसमें मैट्रिक्स लिक्विफाइड हो जाता है, किस कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स लिक्विफाइड हो जाता है? दिस इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू जिसका जो मैट्रिक्स है वो जेल जैसा ना हो करके लिक्विड जैसा हो जाता है, और इसके लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखो, पहले स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है कि नॉर्मल? स्पेशल ना दिया जाए तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड ना लिखा हो तो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। कोई पूछे फॉल्स क्यों बोल रहे हो, तो आप बोलना है क्योंकि यही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर नहीं होता। अच्छा, अगर दूसरा पूछा जाए जो फ्लूइड नहीं है लेकिन फाइबर नहीं है उसमें भी, वो है हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो होता है उसमें भी फाइबर नहीं होते, ठीक है ना, फाइबरलेस होता है। अच्छा, इसके मैट्रिक्स को क्या बुलाते हैं? प्लाज्मा। देखो, फ्लूइड वाला मैट्रिक्स है, बाकी जगह जेल वाला होता है, यहाँ फ्लूइड वाला मैट्रिक्स है, नाम है प्लाज्मा, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। तो बताइए ब्लड में कितने कंपोनेंट हैं? लिक्विड पार्ट को क्या बुला रहे हैं? प्लाज्मा। और सॉलिड पार्ट को क्या बुला रहे हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्यों बोला गया? क्योंकि ये बोन मैरो की सेल से बनते हैं, बोन मैरो की सेल से बनते हैं, इसीलिए नाम पड़ा फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, राइट। अब भाई बात पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे। देखो, अगर हम ब्लड को 100% मान लें तो प्लाज्मा होता है 55% के करीब, और 45% के करीब होगा फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट। तो प्लाज्मा जो होता है ये हल्के पीले कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर। स्ट्रॉ मतलब भूसा, भूसे का कलर कैसा होता है? क्रीम कलर का, क्रीम कलर का होता है ना स्ट्रॉ कलर। तो स्ट्रॉ कलर का होता है, हल्के पीले रंग का होता है, राइट। क्लियर? जैसे ये देखो, स्ट्रॉ इसको बोलेंगे स्पेशली, ये रंग स्ट्रॉ, हल्के पीले रंग का, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है चिपचिपा पदार्थ है। आप देखो ना, कभी ब्लड जब निकल रहा है चिपचिपापन आ जाता है, चिपचिपा होने लगता है, बिल्कुल, है ना, जैसे जैसे सूखता है और चिपचिपा हो जाता है। तो लिखा है स्ट्रॉ कलर होता है, विस्कस फ्लूइड है, 45% ऑक्यूपाई करेगा, बता चुका हूं, और 90 से 92% पानी है। अभी लास्ट वाले लेक्चर में पूछा था आपसे, कितना पानी है? 90 से 92%। पूरे प्लाज्मा का 90 से 92% अकेले पानी है। 6 से 8% प्रोटीन्स है, 6 से 8% प्रोटीन्स है। और प्रोटीन में भी मेन प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। सर, फाइब्रिन को तो फाइब्रिनोजन लिखा है क्योंकि इनएक्टिव है। बताइए, जनरली हमारे ब्लड के अंदर अगर जन लगा हुआ है तो ये इनएक्टिव चीज है कि एक्टिव? या तो सामने प्रो लगाओ बाद में जन लगाओ, तो ऐसी चीजें इनएक्टिव होती हैं। जैसे प्रो हार्मोन इनएक्टिव हार्मोन, प्रो इंसुलिन पेप्सिनोजन इनएक्टिव पेप्सिन, बोलिए, ठीक है ना। प्रो थ्रोम्बोप्लास्टिन इनएक्टिव थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहली है फाइब्रिनोजन, जब हमारा ब्लड जमाना होगा तो फाइब्रिनोजन किसमें बदल जाता है? फाइब्रिन में, और घाव के ऊपर जाल बना लेता है, और घाव के ऊपर जाल बन जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट। इस घाव के ऊपर जाल को बोलते हैं ब्लड क्लॉट या स्कम, ब्लड क्लॉट या स्कम, ठीक है। इसी से सारे फॉर्म्ड एलिमेंट बाहर आने से रुक जाते हैं, यानी ब्लड जम जाता है। एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है एल्ब्यूमिन। इनका काम क्या है? ये सारी मेजर प्रोटीन है। काम देखिए अगले पेज पे। फाइब्रिनोजन का काम अभी बताया। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या बनाएगा? तो ये चोट के ऊपर जाल बना देगा। चोट के ऊपर जो जाल बन जाता है उसे क्या बुलाते हैं? हाँ, उसे बोलते हैं क्लॉट, ब्लड क्लॉट। लिखा है नीडेड फॉर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का दूसरा नाम कोगुलेशन। बताइए, ब्लड को जमाने वाली प्रोटीन फाइब्रिनोजन एक्टिव थी कि इनएक्टिव?
लेकिन जब ब्लड जमाना होगा तो क्या हो जाएगी, एक्टिव। और आज पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिवेशन होता है। दूसरी होती ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का प्राइमरी काम है डिफेंस। अच्छा बताएं आपको, आप इसको पहचानते हो, इसकी शक्ल आप पहचानते हो, ये देखो एंटीबॉडी। ग्लोबुलिन प्रोटीन इज नथिंग, यू नो वेरी वेल, इट इज ऑल्सो नोन एज क्या, एंटीबॉडी। इसको गामा ग्लोबुलिन भी बोलते हैं, गामा ग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी में दो हैवी चेन दिख रही है, दो लाइट, यानी H2 और L2। कितने प्रकार के एंटीबॉडीज होते हैं, 5 प्रकार के, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। फार्मूला गेम्ड, फार्मूला गेम्ड, ठीक है ना। तो बताइए, जो ये डिफेंस में मदद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, दुश्मन को पकड़ लेते हैं और फिर उसे किल कर दिया जाता है। तो ग्लोबुलिन का प्राइमरी काम है डिफेंस, यानी कि बॉडी के अंदर सुरक्षा करना। ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है, याद करिए। बी सेल बनाती थी एंटीबॉडी की टी सेल बनाती थी, बी सेल बनाती थी, बी सेल एंटीबॉडी बनाती थी और हमारे खून में रिलीज करती थी, इसीलिए एचएमआई को कंट्रोल करती थी। एचएमआई का पूरा नाम है ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ये हो गया, दो काम हो गए। अब एल्ब्यूमिन पे आ जाइए। एल्ब्यूमिन क्या करती थी, ये ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करती थी। ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कहने का तात्पर्य ये है, ब्लड में पानी को रोकने वाला भी तो कोई चाहिए होता है, ब्लड में पानी को रोकने वाला भी तो कोई चाहिए। देखिए ब्लड में अगर पानी नहीं रुकेगा तो ब्लड हो जाएगा गाढ़ा, और ब्लड से पानी अगर निकल गया ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, क्लॉटिंग कर देगा, हमारी डेथ भी हो सकती है ना। ब्लड का गाढ़ापन से हार्ट अटैक होता है, देखा होगा आपने। ब्लड जिसका गाढ़ा हो जाता है हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ब्लड गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ब्लड पतला भी नहीं होना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। ये मेंटेन करता है कौन, ये मेंटेन करता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन ब्लड में पानी को रोकता है, वरना पानी निकल जाए सेल से, ठीक है। प्लाज्मा जो होता है इसका थोड़ा सा अमाउंट, प्लाज्मा में थोड़ा सा अमाउंट मिनरल भी होता है। और मिनरल में कौन कौन से मेन मिनरल है, सोडियम जरूर होगा, सोडियम है तो क्लोराइड जरूर होगा, NaCl। नमक खाते हैं कि नहीं खाते, तो नमक जाके दो भागों में टूट जाता है, Na+Cl-। एक तो ये आपको याद हो जाएगा। दूसरा, हम लोग कैल्शियम लेते हैं कि नहीं लेते, हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं कि नहीं खाते, कैल्शियम रिच होती है, आयरन रिच होती है, ठीक है ना। तो कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन भी मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं हरी सब्जियां खानी चाहिए, हरी सब्जियां फल खाने चाहिए। फलों से मिल जाता है विटामिन ज्यादातर और एनर्जी भी मिलती है, लेकिन मिनरल्स मिलते हैं स्पेशली हरे सब्जियों से। देखिए सोडियम, क्लोराइड, Mg, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयन, देखो ये सब मिलकर के एसिडिटी और बेसिसिटी को मेंटेन करते हैं। कोई एसिडिटी को मेंटेन कर रहा है, कोई बेसिसिटी। अच्छा, जो खाना हम खाते हैं जब वो पचता है तो ग्लूकोज भी तो चला गया प्लाज्मा में, अमीनो एसिड भी तो प्लाज्मा में चला गया, लिपिड भी तो प्लाज्मा में चला जाता है। they are also present in plasma as they always in transit in the body। बोलते हैं ये क्षण भर के लिए रहते हैं, लेकिन रहते हैं ब्लड में। कोई भी खाना खाएंगे पहले पच के कहां जाएगा, ब्लड में। अब ब्लड उसे सेल में पहुंचाएगा, लेकिन क्षण भर के लिए तो ब्लड में भी रहेगा ना, क्षण भर के लिए तो ब्लड में भी रहेगा। जैसे आप जा रहे हो मुंबई, तो आप क्षण भर के लिए ऑटो में भी तो बैठोगे, बैठेंगे ना, क्षण भर के लिए ओला उबर भी तो करोगे ना आप। तो कहने का मतलब है क्षण भर के लिए बैठोगे तो माना कि ट्रेन से जा रहे हैं या प्लेन से जा रहे हैं, जाना पड़ेगा उससे, वही चीज बोल रहा है। जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो क्लॉटिंग करते हैं ब्लड को, वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। टोटल 13 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर टोटल होते हैं, 13 इनएक्टिव फॉर्म में है कि एक्टिव फॉर्म में, इनमें से कुछ इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, अगर प्लाज्मा से इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो सीरम बन जाएगा। प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया जाए, क्या बनेगा, सीरम। आपने देखा होगा कि जब कभी घाव सूखता है तो उससे एक गोल्डन कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो लीक करके बाहर आता है। वही गोल्डन कलर का जो पदार्थ है, इट इज नथिंग, इट इज सीरम, ये सीरम है। और देखा होगा कभी नहीं जमता, मवाद अलग चीज है, गोल्डन कलर की अलग चीज। मवाद यानी पस हो गया, गोल्डन। जब घाव भर जाता है तो घाव के ऊपर, पपड़ी के ऊपर निकलता है लीक करके, जैसा शहद जैसे रंग का होता है, शहद जैसा, है ना, वो जो पदार्थ है वो है सीरम। और सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो सीरम कभी जमेगा कि नहीं जमेगा। हवा के संपर्क में आने पर कौन सा चीज नहीं जमेगा, सीरम नहीं जमेगा। लिम्फ जम जाता है क्योंकि उसमें क्लॉटेबल प्रोटीन होती है, ब्लड जम जाएगा, ब्लड में क्लॉटेबल प्रोटीन है। अब आते हैं सेकंड कंपोनेंट पे। सेकंड कंपोनेंट का नाम क्या है, सेकंड कंपोनेंट का नाम है हमारा, हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट।
ये लगभग कितना परसेंट था? 45%। देखिए इसमें तीन चीजें आएंगी, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, ये तीनों को मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। इनको फॉर्म्ड एलिमेंट बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दे विल फॉर्म इनसाइड द बोन मैरो कैविटी, बोन मैरो टिश्यू के द्वारा बनेंगे बोन मैरो कैविटी के अंदर, राइट। और ये सारे लगभग कितने परसेंट कवर करते हैं? 45% ऑफ ब्लड। सबसे पहले आरबीसी पढ़ा जाएगा। आरबीसी जो है उसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं या आरबीसी बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ब्लड सेल है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला। इसलिए आपका खून का कलर कैसा है? क्योंकि सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, इसलिए आपके खून का रियल कलर कैसा है? रेड। देखा जाए तो ये 44 पॉइंट समथिंग 44.5% अकेले यही होता है, पूरे ब्लड का 44.5% यही होता है। अच्छा, तो जो कुछ बचे 0.5% उसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी आएगा। तो मोस्ट अबेंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन द ब्लड, यानी जितनी भी ब्लड में सेल पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? तो आरबीसी। एक हेल्दी एडल्ट मैन में, देखिए हर चीज एडल्ट मैन की फिजियोलॉजी एडल्ट मैन की पढ़ी जाती है। हेल्दी एडल्ट मैच्योर मैन, तो हेल्दी एडल्ट मैन में 5 मिलियन यानी 50 लाख के करीब पर मिलीमीटर क्यूब में पाया जाता है। पर मिलीमीटर क्यूब में कितना? 5 लाख से 50 लाख से 55 लाख तक। अब मिलियन में बोलेंगे तो 5 से 5.5 मिलियन। बताइए मिलियन में, बताइए 5 से 5.5 लाख में, बताइए 50 से 55 लाख पर मिलीमीटर क्यूब अकेले ये होता है। मतलब एक बूंद ब्लड में, सोच के देखिए, एक बूंद ब्लड में लगभग 50 से 55 लाख होंगे एक बूंद में, सोचिए। जबकि डब्ल्यूबीसी एक बूंद में 6 से 8 हजार होती बस। सोचिए ये कितने ज्यादा है। आरबीसी जो होती है ये रेड बोन मैरो में बनती है, डब्ल्यूबीसी येलो में, आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती है। तो आरबीसी फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में रेड बोन मैरो में बनेगी। अच्छा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अब सुनिएगा किस में नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं न्यूक्लियस एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ फ्रॉग, आरबीसी ऑफ फिश, आरबीसी ऑफ रेप्टाइल, आरबीसी ऑफ मैमल, क्या सही हुआ? मैमल्स में। केवल मैमल्स के ब्लड में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस। बाकी सब में होता है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए अगर आपके ऑप्शन में घुमाने की कोशिश करे तो हमें अलर्ट रहना है। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, कहां लिखा है? इन मोस्ट ऑफ द मैमल की ऑल द मैमल। अपवाद है, दाल में कुछ काला है, फार्मूला है दाल में कुछ, ये कहावत है ना, दाल में कुछ काला है। काला का मतलब हो गया काला। कैमल और लामा, कैमल और लामा दो ऐसे जीव हैं, मतलब एनिमल हैं जिसके अंदर ऐसा होता है, ऐसा होता है और ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। बाकियों का ऐसा होता है, देखो ऐसा, और उसमें नहीं पाया जाता है। यानी कैमल और लामा में बाई कॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड, जबकि इनके अलावा सारे मैमल में बाई कॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। अच्छा, आरबीसी का डायमीटर बताइए सेल वाले चैप्टर में। 7 माइक्रोमीटर। आरबीसी कैसा दिख रहा है? बाई कॉन्केव और साथ में राउंडेड होता है, बाई कॉन्केव एंड राउंडेड, और ये होता है बाई कॉन्वेक्स एंड राउंडेड। बताइए कैमल और लामा में बाई कॉन्वेक्स और राउंडेड। देखो अगर ऐसे देखोगे तो बाई कॉन्वेक्स, और ऐसे घुमा दिया गया ऐसा तो ऐसा होता है। और याद करो इसका शेप बिगड़ जाता है एक रोग में। कौन सा रोग? सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जांपल है कि नहीं है? जीएजी की जगह जीयूजी आ गया था कि नहीं आया था? जीयूजी की जगह जीएजी आया था कि जीएजी की जगह जीयूजी आया था? जीएजी की जगह जीयूजी आया था। और ये क्वांटिटेटिव ट्रबल है कि क्वालिटेटिव? क्वांटिटी में बदलाव आया कि क्वालिटी में? हाँ, तो क्वालिटी में बदलाव आया है, सही है। यानी 6 पोजीशन पे आया, बीटा चेन की 6 पोजीशन पे कि अल्फा चेन की 6 पोजीशन पे? बीटा चेन की 6 पोजीशन पे वैलिन की जगह ग्लूटामिन की, ग्लूटामिन की जगह वैलिन, ग्लूटामिन की जगह वैलिन आ गया था, याद आया? जिससे आरबीसी का शेप एलोंगेटेड हो जाता है, आरबीसी ऐसे सिकल शेप हो जाती है, हसिया के आकार की हो जाती है। और ऐसा हुआ था पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण। फिर आगे देखो, ये सब आप बता रहा है शेप ऐसा है, ये सब हम बता चुके हैं। आरबीसी रेड कलर क्यों होती है? क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट पढ़ा था अभी लास्ट टर्म। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट का नाम था Fe++ वाला, और वो था हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में फेरिस फॉर्म में था कि फेरस? और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन थी, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का नाम हीमोग्लोबिन।
और प्राइमरी थी कि सेकेंडरी की टर्सरी क्वाटरनरी, और इसीलिए इसका कलर कैसा था, लाल। आयरन जहां होगा लाल कलर देगा। आयरन कैसा कलर देता है, रेड। आयरन रेड कलर देता है। आयरन किस अवस्था में था, फेरिक की फेरस, Fe++ की Fe+++, Fe+2। अच्छा, इसीलिए इसका कलर था लाल और इसीलिए इसका नाम पड़ा आरबीसी। अच्छा, कितना था, जितना ही बार हम, सुन लो, जितनी बार हम ब्रीथ करते थे ठीक उतने ही ग्राम पर 100 ml ब्लड में था। आप कितनी बार ब्रीथ करते थे, 12 से 16, उतने ही ग्राम हीमोग्लोबिन हमारे 100 ml ब्लड में होता है। तो बताइए क्या आएगा, 16 ग्राम हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। और याद करो, यही 12 से 16 ग्राम 20 ml ले गया था टिश्यू को, लेकिन सप्लाई कितना किया, 5 ml। कितना ले गया था, 20, सप्लाई कितना किया, 5। परसेंटेज बताइए, 25%, 25%। अच्छा, जबकि 100 ml डीऑक्सीडेटेड ब्लड एल्विलाई को कितना, 4 ml। ये अभी पिछले टर्न पे कराया था। ये जो भी मॉलिक्यूल है, दे प्ले रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, पढ़ा था मैं, याद दिला रहा हूं। करीब 23%, यानी 20 से 25, उसका औसत आएगा 23%। 23% CO2 ले गया था, याद करो, आरबीसी ले गया था कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अच्छा, और वो 97% ऑक्सीजन ले गया था, याद आया, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये लूज और रिवर्सिबल बॉन्ड बनाता था कि नहीं बनाता था। अभी लेटेस्ट वाली चीजें हम कवर करके चल रहे हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 4 महीने, यानी 120 दिन। 120 दिन बाद इनका क्या होता होगा, स्प्लीन, स्प्लीन में इन्हें दफना दिया जाता है। स्प्लीन में इन्हें दफना दिया जाता है। बना कहां, रेड बोन मैरो में। दफनाया कहां, स्प्लीन को कब्रगाह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेव यार्ड। लार्ज बीन शेप का ऑर्गन है, लार्ज बीन शेप ऑर्गन। स्प्लीन का शेप लार्ज बीन शेप, स्मॉल मत बोलना, लार्ज बीन शेप ऑर्गन। और ये इसको फिल्टरिंग ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि खून को छानता है, खून से भरे हुए आरबीसी को और पैथोजेंस को छान देता है, ठीक है, और पकड़ लेता है। और स्प्लीन आपका लिम्फ नोड में आता है कि नहीं आता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है कि सेकेंडरी, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। आरबीसी का लाइफ स्पैन, आरबीसी को दफनाया कहां जाएगा, स्प्लीन का शेप क्या होता है, लार्ज बीन शेप। अच्छा, एक आरबीसी जो होती है उसका कलर रेड क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन सिंपल प्रोटीन है कि कॉम्प्लेक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। अच्छा, बीटा चेन में चेंज आता था कि अल्फा में। अच्छा, एक और रोग था जो अल्फा बीटा दोनों में हो जाता था, अल्फा थैलेसीमिया अल्फा में और बीटा थैलेसीमिया बीटा में, याद आया। और वो क्वालिटी में चेंज नहीं आता था, क्वांटिटी में चेंज आया, उनकी क्वांटिटी छोटी होती जा रही थी। अच्छा, चाहे सिकल सेल एनीमिया हो या फिर थैलासीमिया हो, दोनों ही ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, सही है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। इसलिए कह रहा हूं, देखो, रिवीजन का मतलब है हर चीज आसपास की टच करो। फिर आगे, ल्यूकोसाइट्स आल्सो नोन एज डब्ल्यूबीसी। बताइए, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम डब्ल्यूबीसी। और ये कलरलेस होते हैं, क्यों, है ही नहीं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। चाहे हम मैमल की बात करें या किसी की बात करें, इसमें हमेशा न्यूक्लियस होगा। और ये रिलेटिवली कम होता है संख्या में, केवल 1000 में रह जाता है। वो थे 50 से 55 लाख, ये है 6 से 8 हजार। वो एक बूंद ब्लड में 50 से 55 लाख थे, ये एक बूंद में 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब है, राइट। ल्यूकोसाइड्स जो होता है, इसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, जनरली 7 से 10 दिन का होता है। तो याद रखिए, रफली याद रखिए, 1 वीक, 7 से 10 दिन का होता है रफली, ठीक है ना, 1 वीक अप्रोक्सीमेटली लोग बोलते हैं। तो एक हफ्ते का इसका लाइफ स्पेन होता है। हालांकि डब्ल्यूबीसी टू डब्ल्यूबीसी वेरी करता है, हमने सबका औसत बता दिया। दो मेन कैटेगरीज होती है डब्ल्यूबीसी की, एक जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे और एक जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। तो देखो, जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं उनको रंगते हैं हम लोग। अगर रंगते समय उन्होंने एसिडिक डाइस का स्टेन एक्सेप्ट कर लिया तो उसको बोलेंगे एसिडोफिल। अगर बेसिक डाई का स्टेन एक्सेप्ट कर लिया, बेसोफिल। और अगर एसिडिक बेसिक दोनों को एक्सेप्ट कर ले तो बोलते हैं न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल। बताइए, अगर एसिडिक डाई से रंगा तो एसिडोफिल, उसी का दूसरा नाम है इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। एसिडोफिल का दूसरा नाम बेसोफिल, बेसिक डाई से रंगा। और अगर बेसिक एसिडिक दोनों ले ले तो न्यूट्रोफिल। और ग्रेन्युलोसाइट्स के ये तीनों पार्ट थे, तीनों पार्ट ग्रेन्युलोसाइट्स के थे। इसका फार्मूला MLA,
MLA, M फॉर मोनोसाइट, L फॉर लिम्फोसाइट, A फॉर ए ग्रैनुलोसाइट। क्लियर है? अब देखिए, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है, न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाया जाता है। नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। नो मतलब न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 से 65%। लॉन्गर का मतलब लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट कितना 20 से 25%। फिर मोनोसाइट कितना 6 से 8%। फिर उसके बाद मंकी ईट्स मतलब इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल कितना 2 से 3%। ये 0.5%, 0.5 से 1%। ये देखो सब दे दिया है इन्होंने, अलग अलग दिया, हमने एक साथ बता दिया। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला था 60 से 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, वो है न्यूट्रोफिल। जबकि सबसे कम पाए जाने वाला बेसोफिल 0.5 से 1% होता है। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, सबसे कम पाए जाने वाला, फॉर्मूला नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना। तो नो मतलब न्यूट्रोफिल, बनाना मतलब बेसोफिल। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स ये दोनों फैगोसाइटोसिस करते हैं। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का एक सूत्री कार्यक्रम है, क्या? ये फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटोसिस याद रखिएगा। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों का काम क्या है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है दुश्मन को पकड़ के निगल के पचा लेना। पहले निगल लेगा और फिर चबा लेगा, मतलब पचा लेगा। तो फैगोसाइटोसिस करता है। विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म एंटरिंग इन द बॉडी, मतलब जो भी हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश करेगा ये उनकी खैर नहीं छोड़ेंगे, राइट। बेसोफिल क्या करेगा? बेसोफिल 3 केमिकल निकालता है, हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन, हिपैरिन, सीरोटोनिन। हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, हिपैरिन एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकता है। बताइए एंटीकोगुलेंट का नाम? ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को जमने से रोक रहा है। जबकि बताइए हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन वैसोडाइलेटर है कि कॉन्स्ट्रिक्टर? वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल को फैला देगा। ब्लड वेसल को फैला देने से क्या हो जाता है? बीपी गिर जाती है। बीपी गिर गई तो इससे क्या हो जाता है? एलर्जी। एलर्जी के समय बीपी बहुत गिर जाती है और देखा होगा बहुत चक्कर से आते हैं, सफोकेशन सी हो जाती है और बेहोशी सी होने लगती है। कभी कभी क्या होता है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है इसका, जान भी जा सकती है एलर्जी से। और सीरोटोनिन, सीरोटोनिन जो होता है ये क्या होता है? ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल को दबाता है जिससे बीपी बढ़ती है। बताइए ये और ये अपोजिट है कि नहीं है? ब्लड वेसल को डायलेट कौन करता है? ब्लड वेसल को सिकोड़ता कौन है? ब्लड को जमने से कौन रोकता है? ठीक है ना। याद है जब हम लोग ने खून निकाला था अपना, खून निकाल के हमने हीमोडायलाइजर में डाला था तो वहां ब्लड जम ना जाए कि क्या मिलाया था? हिपैरिन। और जब वापस दिया था तो एंटी हिपैरिन मिलाया था, याद है? और अभी आएगा जब एक एक्सक्रीशन पढ़ेंगे तब आएगा। बेसोफिल 3 केमिकल निकाल रहा था, तीनों का रिस्पांस जो अभी बताया उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। इस तरह के रिस्पांस को बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, यानी जलन पैदा करना, जलन पैदा करना। इयोसिनोफिल ये रजिस्ट इन्फेक्शन, बताइए इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा डब्ल्यूबीसी है? इयोसिनोफिल। और जब कभी कभी क्या हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती तो बोलते हैं स्नोफिलिया हो गया। स्नोफिलिया एक तरह का इन्फेक्शन होता है, स्नोफिलिया। अच्छा, और कह रहे हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स से भी संबंधित है। बताओ ऐसा कौन सा है जो रेजिस्टेंस, जो इन्फेक्शन को रोकेगा? इयोसिनोफिल। और कह रहा है एलर्जी के लिए भी जिम्मेदार कौन है? एलर्जी के लिए भी जिम्मेदार कौन है? इयोसिनोफिल। और इसी एलर्जी का नाम सुना है स्नोफिलिया, सुना है ना। लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल के बाद सबसे ज्यादा पाया जाता था और ये 2 प्रकार का था, नाम लिया था अभी, बी और टी। सुनो, अगर दुश्मन सेल के अंदर पहुंच गया है और उसको किल करना है तो इसको बोलते हैं बी सेल का काम है। और इस तरह की सॉरी सी सेल का काम है, अरे रुक जाइए, टी सेल का काम है। अगर दुश्मन पहुंच गया है सेल के अंदर तो ये आएगा, कौन आएगा? टी सेल। और टी सेल कौन सी इम्यूनिटी करेगा? सीएमआई। सीएमआई का पूरा नाम ही है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब सेल को बचाने के लिए जो इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसे बोलते हैं सीएमआई। लेकिन जब दुश्मन बाहर था, यानी कि हमारे बॉडी के फ्लूइड में था, तब उसको पकड़ने की जिम्मेदारी बी सेल को दी गई और बी सेल एचएमआई कराएगा। एचएमआई का पूरा नाम है ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इनको पकड़ा कैसे जाएगा? इनकी मदद से। कौन पकड़ेगा? यहां से पकड़ लेते हैं, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, याद है?
एंटीजन बाइंडिंग साइट या फिर पैराटोप। अच्छा, बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। बी भी इम्यून रिस्पॉन्स से, देखो ना, इम्यूनिटी का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स। एक सेल के बाहर मारेगा, एक सेल के अंदर। बताइए सेल के बाहर कौन मारता है? बी सेल। एंटीबॉडी कौन बनाता है? बी सेल। बी सेल, इसलिए इसको एएमआई भी कहते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। लिखा है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एएमआई। एचएमआई इज आल्सो नोन एज एएमआई। बी सेल कंट्रोल कर रहा है कि टी सेल? दुश्मन को ब्लड के अंदर मारेगा, यानी ब्लड के अंदर सेल के बाहर। ब्लड के अंदर मार रहा है और सेल के बाहर। ये दुश्मन को सेल सहित मारेगा, ये सेल सहित मारेगा। नाम पड़ा सीएमआई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अच्छा, आई बात प्लेटलेट्स की, क्योंकि डब्ल्यूबीसी फिनिश। प्लेटलेट्स जो होता है इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा था हम लोगों ने, और एक्चुअली में ये सेल है ही नहीं। अगर ये सेल नहीं है तो क्या है? सेल के टुकड़े हैं। ये सेल नहीं है, ये सेल का टुकड़ा है। ये दिल नहीं है, दिल का टुकड़ा है। ध्यान दीजिए, हाँ, तो लिखा हुआ है ये सेल फ्रेगमेंट्स है। तो दिल समझने की कोशिश मत करिएगा, आई मीन सेल समझने की कोशिश मत करिएगा। ये दिल का टुकड़ा है और बना है बड़े दिल से। लिखा है मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। तो ये मेगा कैरियोसाइट से बना होता है, याद रखिएगा। और ये स्पेशल सेल होती है कहाँ की? बोन मैरो की। बोन मैरो की स्पेशल सेल से बना है। बड़ी सेल से बना है कि छोटी? बड़ी सेल का बड़ा न्यूक्लियस। देखो क्या लिखा है, मेगा मतलब बड़ा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, और साइट मतलब सेल। ऐसा सेल जो बड़ी भी है उसकी न्यूक्लियस भी काफी बड़ा है, उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली में कोई पूछे क्या ये सेल है? नहीं, ये सेल नहीं है, फिर भी साइट लगा है। दिस इज नॉट अ ट्रू सेल, बट ये सेल के टुकड़े हैं। किसके टुकड़े हैं? मेगा कैरियोसाइट्स के। और कहां बनती है? बोन मैरो में। जितनी ब्लड सेल है सब बोन मैरो में बनती है। अच्छा, आगे, ब्लड नॉर्मल, ब्लड में कितना प्लेटलेट्स होता है? 1.5 से 3.5 लाख। आपने सुना होगा जब किसी को डेंगू या चिकनगुनिया होता है तो प्लेटलेट्स काउंट 30,000 या 25,000, कभी कभी तो 20,000 तक आ जाता है, और तब हो जाता है लाइफ थ्रेटनिंग, यानी जानलेवा तक हो जाता है। तो प्लेटलेट्स जो होता है, कौन से रोग में प्लेटलेट तेजी से गिरते हैं? डेंगू और चिकनगुनिया। डेंगू और चिकनगुनिया, क्लियर? Platelets can release a variety of substance, most of the substance involved in coagulation. Platelets से कुछ केमिकल निकलते हैं, और ये केमिकल क्या करते हैं? ये कोगुलेशन या क्लॉटिंग करते हैं। बताइए, प्लेटलेट्स ना हो, नहीं होगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी। इसीलिए जिन लोगों के पास प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, उनकी क्लॉटिंग नहीं हो पाने के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है। देखो, जिसका डेंगू और चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स गिरता है वो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बन जाता है, और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण ही उनकी डेथ हो जाती है, हेमरेज हो जाता है। पढ़ा था ना आपने? पढ़ाया है मैंने सब कुछ, और रिवाइज कराएंगे तो उसको कवर कर लेंगे। कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, अगर किसी व्यक्ति में इनके नंबर घट गए तो हो जाएगा क्लॉटिंग डिसऑर्डर। जैसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी ब्लड जमेगा नहीं। और हीमोफीलिया वगैरह रोग जो है ना, वो इस क्लॉटिंग से ही संबंधित होता है। और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने लगेगा फ्रॉम द बॉडी। जब इनका नंबर गिरेगा तो क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब ब्लड लॉस होने लगेगा बॉडी से और जमेगा नहीं। एक बार जरा पूरे उसका समरी बता दे। ब्लड में कितने कंपोनेंट थे? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा कितना था? 55। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना था? हाँ, तो वो था 45। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला फॉर्म्ड एलिमेंट। आरबीसी का लाइफ स्पैन, आरबीसी कहां बनता है, कहां दफनाया जाता है? स्प्लीन में। स्प्लीन लार्ज बीन शेप का ऑर्गन था कि नहीं था? अच्छा, उसके बाद बताया डब्ल्यूबीसी कहां बनता है? वो बनता है येलो बोन मैरो में। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, लगभग 1 वीक का होता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार के होते हैं, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। ठीक है, और वो 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन सी सेल डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती थी? न्यूट्रोफिल। सबसे कम पाई जाती थी? बेसोफिल। अच्छा, फिर डब्ल्यूबीसी जो होती है उसमें हमेशा न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में हमेशा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। केवल 2 केस थे, काला कैमल और लामा, उसमें पाया गया था। थ्रोम्बोसाइट सेल नहीं थी बल्कि सेल के टुकड़े थे। अब आगे देखिए क्या लिखा है। ह्यूमन बीइंग, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग में सर्टेन एस्पेक्ट, मतलब ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग कुछ एस्पेक्ट में डिफर होता है, जबकि दिखता सेम है। हम सबका खून एक जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो सेम नहीं है। मेरा ए हो सकता है, आपका बी हो सकता है, किसी का ए बी और किसी का
ओ हो सकता है। तो दिखता सेम है पर है नहीं, डिफर है। अच्छा, इसको डिटरमाइन किसने किया था? ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कौन करता है? आई जीन ने, आई जीन ने। और ब्लड ग्रुप रिलेटेड टू मल्टीपल एलिलिज्म, ब्लड ग्रुप संबंधित है किसे? मल्टीपल एलिलिज्म। ब्लड ग्रुप संबंधित है मल्टीपल एलिलिज्म। जीन का नाम था आई, जीन का नाम था आई। कैपिटल ए, जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट है, जिसके पास बी है वो भी डोमिनेंट है, जिसके पास ए बी है को डोमिनेंस है, और जिसके पास कोई नहीं है वो ओ है, ओ। देखो, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप इसी का उदाहरण है, एबीओ ब्लड ग्रुप इसी का उदाहरण है, आरएच कंपैटिबिलिटी इसी का उदाहरण है। पहले हम पढ़ेंगे एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड है किस पर? हमारे आरबीसी के सरफेस पर। ध्यान दो, हमारे आरबीसी के सरफेस पर या तो प्रोटीन होंगी और या तो नहीं होंगी। जैसे इस समय प्रोटीन है कि नहीं? अगर प्रोटीन है तो इसका कोई नाम होगा, कोई शेप होगा। अगर ए प्रकार की प्रोटीन है तो ए, अगर बी प्रकार की बी, अगर दोनों प्रकार की मान लो ऐसी भी है और गोल वाली भी है तो उसको बोल देंगे ए बी, तो उसको बोल देंगे ए बी। बताइए, एबीओ ग्रुपिंग बेस्ड किस पर है? प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। इस प्रोटीन को नाम दिया गया एंटीजन। ऐसी प्रोटीन जो रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती है उसे बोलेंगे क्या? ऐसी प्रोटीन जो आरबीसी के ऊपर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होती है और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकती है, उसे क्या बोलेंगे? राइट। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मेरे अंदर बी की एंट्री हो गई, बी वालों की एंट्री हो गई, तो मेरी बॉडी से अपना समझेगा कि पराया? पराया समझेगा। और पराया समझेगा तो उसके अगेंस्ट क्या पैदा कर देगा? एंटीबॉडी बना देगा। और वो एंटीबॉडी, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए था और मेरे अंदर बी वाला आ गया, मेरी बॉडी को लगा अरे ये तो पराया आ गया, पराया पराया गया, तो ए इसने आदेश दिया कि जल्दी से एंटीबॉडी बुलाओ। एंटीबॉडी इसको बांध लेगी और इस पूरे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो बताइए, इम्यून रिस्पॉन्स किया कि नहीं किया? एंटीजन की वजह से ही तो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ। और एंटीजन के एवरेज में जो इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो बनता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन जो रिस्पॉन्स करता है उसे इम्यून रिस्पॉन्स, और उस इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो एक प्रोटीन बनती है प्लाज्मा में उसे एंटीबॉडी कहते हैं। लिखा है आगे, देखो लिखा है। इसी तरह से प्लाज्मा में दो प्रकार की नेचुरल एंटीबॉडी होती है। नेचुरल, ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये कब बनेगी? जब एंटीजन रिस्पॉन्स करेगा। अच्छा जरा सोचो, मेरा ब्लड ग्रुप ए था और मेरे अंदर ए वाला ही आ जाएगा, तो मेरा मेरा इसे मेरा जो है आरबीसी है अपना समझेगा कि पराया? अपना समझेगा तो क्या एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं बनाएगा। वही चीज लिखी है, कह रहा है देखो, जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार है उसे एंटीजन, और उसके इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो बन रहा है एंटीबॉडी। सही है। कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, उससे 4 ब्लड ग्रुप बन सकता है। देखो, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उस पे ए नाम का एंटीजन होगा, किसी का ब्लड ग्रुप बी है उस पे बी नाम का होगा, किसी पे दोनों है वो होगा, किसी पे है ही नहीं ओ बोलेंगे। तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं। और इनके कितने जीनोटाइप पॉसिबल है? 6। और फिनोटाइप 4, फिनोटाइप 4, जीनोटाइप 6। और मल्टीपल एलिलिस का बेस्ट उदाहरण है। लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप किसका बेस्ट उदाहरण है? कोडोमिनेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीआर और पीआर बराबर होता है, यानी जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो बराबर आता है, दोनों का मात्रा आती 1:1। क्या चीज? एबीओ ब्लड ग्रुप इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, और एबी ब्लड ग्रुप जो है कोडोमिनेंस में आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। अभी बोला ना क्यों नहीं यूज कर सकते। मेरा ब्लड ग्रुप मान लो बी है, अब मेरे आरबीसी पे इस तरह के शेप वाले वो बैठे हुए, बी वाले का शेप ऐसे गोल गोल मान लिया। अब मुझे चढ़ा दिया किसी ने ए वाला ब्लड ग्रुप, अगर ए वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, उसके ऊपर ऐसे वाले आरबीसी पे वो बैठे हुए हैं एंटीजन। अब मेरी बॉडी इसे पहचान गई, ये तो अपना अपना है ही नहीं, ये तो पराया वाला ब्लड ग्रुप आ गया। इसने आदेश दिया इसके अगेंस्ट क्या बनाओ? एंटीबॉडी। और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। ये देखो, इसको पकड़ लिया गया, पकड़ के इसको पचा दिया गया। अब आप देख लो, ये हमारी बॉडी में पनप नहीं पाएगा, इसलिए हमारी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा फिलहाल। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में आ गया तो हमारे आरबीसी सारे के सारे क्लम्प कर जाएंगे और तब दिक्कत क्रिएट हो जाएगी।
इसीलिए रेसिपिएंट का और डोनर का, दोनों का, जो डोनेट कर रहा है और जिसको डोनेट कर रहा है, उन दोनों का मैच करा लेना चाहिए। बिना मैचिंग के ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं कराना चाहिए। इसलिए डोनर की कंपैटिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए और उसे समझ लेना चाहिए। कैसे? अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर एंटीजन कौन सा होगा और एंटीबॉडी कौन सा होगा? दुश्मन को मारना है ना, तो ए का दुश्मन बी, ए का दुश्मन तो बी हुआ, ए आएगा तो दोस्त होगा ना वो तो इसलिए एंटी बी होता है उसमें। इसको स्मॉल बी भी लिख सकते हैं, एंटी बी या स्मॉल बी भी लिख सकते हैं। अब ये डोनर्स ब्लड ग्रुप मतलब इसको कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? इस पर्सन को ए तो कर ही सकता है और ओ यूनिवर्सल डोनर है, वो भी कर लेगा। बोलिए, ए तो कर ही लेगा, सेम ब्लड ग्रुप हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन साथ में ओ ब्लड ग्रुप भी तो करेगा क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है। इसी तरह बताइए, अगर मेरे आरबीसी पे बी, मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरे पास एंटीजन कौन सा होगा? बी। तो मेरे पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? स्मॉल ए। अब मेरा डोनर ब्लड ग्रुप क्या हुआ? बी, और यूनिवर्सल डोनर तो होगा ही होगा। सही है। इसी तरह अगर मेरे पास दोनों हैं तो दोनों होंगे, लेकिन मेरे पास एंटीबॉडी नहीं होगा। एंटीबॉडी किसके पास नहीं होता? ए बी के पास, और इसीलिए वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन गया। वो सभी से ब्लड ले सकता है, ए से भी, ए बी से भी, ओ से भी, सबसे ले सकता है, सबसे यूनिवर्सल। ये कोई पूछे ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसका कारण क्रेडिट किसको जाता है? एंटीबॉडी के ना होने को। अच्छा, ओ पे बात करें, ओ पे कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है, उसके पास एंटीबॉडी स्मॉल ए वाली भी है, स्मॉल बी वाली भी है, तो बताओ उसका डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। यानी ये यूनिवर्सल डोनर तो है लेकिन यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं है। बताइए, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज, इसका क्रेडिट किसको गया? हाँ, एंटीबॉडी के ना होने को। अच्छा, यूनिवर्सल डोनर इज ओ, इसका क्रेडिट किसको गया? एंटीजन के ना होने को। इसके पास एंटीजन नहीं था इसलिए यूनिवर्सल डोनर बन गया, इसके पास एंटीबॉडी नहीं था इसलिए यूनिवर्सल एक्सेप्टर बन गया या रेसिपिएंट बन गया। राइट, ये लिखा भी है नीचे, नीचे लिखा हुआ है। ऊपर के चार्ट को या टेबल को पढ़ के ये एविडेंस आया कि ओ किसी को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, एनी अदर ब्लड ग्रुप, हेंस ओ ग्रुप इंडिविजुअल आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। जबकि ए बी सबसे ले सकता है, ए बी एक्सेप्ट कर सकता है सभी पर्सन से, तो ए बी से भी ले सकता है और दूसरों से भी ले सकता है, इसीलिए बन गया यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एक यूनिवर्सल डोनर है और एक यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसका श्रेय जाता है किसको? डोनर वाले का श्रेय जाता है एब्सेंस ऑफ एंटीजन, और उसका श्रेय जाता है एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी, एब्सेंस ऑफ एंटीजन एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई। आरएच ग्रुपिंग, देखो एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा आपने सुना होगा हमारे ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। जैसे कोई ओ पॉजिटिव है तो ओ निगेटिव, कोई एबी पॉजिटिव है तो एबी निगेटिव भी होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव क्या चक्कर है? देखो, ब्लड ग्रुप एबी तो समझ में आ गया होगा, पर पॉजिटिव का मतलब है आरएच का होना, निगेटिव का मतलब आरएच का ना होना। यानी कि एक और एंटीजन है हमारे आरबीसी पे पाया जाता है और वो आरएच एंटीजन है। ये सिमिलर होता है, रईसस मंकी जैसा होता है। रईसस मंकी के लेटर से ही, शुरू के दो लेटर से वर्ड आया आरएच। ऐसा एंटीजन जो मंकी से मैच करता है, ठीक है ना, उसका नाम क्या दिया गया? आरएच एंटीजन। अच्छा, कह रहा है ऊपर के ऊपर ये भी आरबीसी के सरफेस पर होता है और ज्यादातर लोगों में होता है। पूरे वर्ल्ड में 80% इंसान आरएच पॉजिटिव है। पूरे वर्ल्ड में 80% इंसान आरएच पॉजिटिव है। भारत में 97% लोग आरएच पॉजिटिव हैं। किसी से पूछा, मैं पूछूं जिसको अपना ब्लड ग्रुप पता हो तो वो हाथ खड़ा करना कितने लोग पॉजिटिव है। ये देखो, ज्यादातर लोग दिख रहे हैं प्लास्टिक, बाकी को पता नहीं है ना, बाकी को पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का निगेटिव है, इसका मतलब ये है कि बाकियों को अपना ब्लड ग्रुप पता ही नहीं है। समझ में आई बात? हर 100 में 97 लोग पॉजिटिव मिलेंगे और 3% लोग निगेटिव मिलेंगे। जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस क्लास में जितने लोग चश्मा लगाए हैं वो निगेटिव पावर वाला लगाए। बोलो हाँ कि ना? निगेटिव पावर वाले लगाए हैं। पॉजिटिव पावर जल्दी नहीं आती, पॉजिटिव आती है ओल्ड एज वगैरह में। तो ये सब निगेटिव पावर वाले हैं, क्योंकि ये तो कॉमन चीज है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव
जिनके अंदर RH एंटीजन है दे आर RH पॉजिटिव, और जिनके अंदर नहीं है वो RH निगेटिव। एंड दोज इन हुम एंटीजन एब्सेंट RH निगेटिव बोलेंगे। अगर RH निगेटिव पर्सन को एक्सपोज कर दिया गया RH पॉजिटिव के ब्लड में, मतलब मैं निगेटिव हूं, मैं A निगेटिव हूं, मुझे आपने A पॉजिटिव का ब्लड दे दिया। अब मैं A निगेटिव हूं, आपने मुझे A पॉजिटिव का ब्लड दे दिया, तो यहां देखो क्या होगा, ये है, मान लो A है तो मेरे पास ये है, ये, और RH निगेटिव है, मतलब इसके अलावा कोई नहीं है, ये A वाला है और इसके अलावा कोई नहीं, तो मैं हूं RH निगेटिव। अच्छा, ब्लड आ गया RH पॉजिटिव, यानी ये तो है ही है, साथ में ये एक RH, ये RH पॉजिटिव आ गया। अब बताओ मेरी बॉडी को क्या लगने लगा, ये तो दुश्मन आ गया। दुश्मन आ गया तो इसको मारने के लिए क्या पैदा करना पड़ेगा, एंटीबॉडी। इसने एंटी RH पैदा कर दिया, एंटी RH पैदा कर दिया, यानी RH एंटीबॉडी बना दिया। एंटी RH का मतलब होता है RH एंटीबॉडी बना दिया। अब बताओ ये RBC किल होगा कि नहीं होगा, ये RBC किल कर दिया जाएगा, ठीक है ना, किल कर दिया जाएगा, इससे RBC डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, इससे RBC डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, RBC डैमेज हो जाएगी, क्योंकि ये व्यक्ति था RH निगेटिव, इसको आपने दे दिया RH पॉजिटिव, तो इसके अंदर RH एंटीजन पहुंच गए, इसी RH एंटीजन को न्यूट्रल करने के लिए इसकी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दिए, इसी एंटीबॉडी ने RBC को नष्ट कर दिया, RBC नष्ट हो गया इसका। इसका मतलब ब्लड लेने से कोई फायदा हुआ नहीं, बल्कि नुकसान अलग हो गया, ठीक है ना। यानी निगेटिव को पॉजिटिव का ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन पॉजिटिव को निगेटिव का ब्लड, अच्छा अगर A पॉजिटिव, ये RH पॉजिटिव होता, इसका ब्लड दे देते, तो इस पे RH एंटीजन है ही नहीं, तो इसको क्या लगता, अरे ये तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये तो हमारा दोस्त है, इसको ऐसा फील ही नहीं होता ये हमारा दुश्मन है, नहीं अगर नुकसान पहुंचाता तो चलेगा, काम चलेगा। बताइए निगेटिव को पॉजिटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता, लेकिन पॉजिटिव को निगेटिव का ब्लड दिया जा सकता है। पूछ लिया करो ना, जैसे मान लो मैं A निगेटिव हूं, आप मेरे से पूछ रहे हो, मेरे ब्लड ग्रुप से बात कर रहे हो, मुझसे नहीं, तो आपने मेरे ब्लड ग्रुप से पूछा भाई ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेगा, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या कहेगा, अरे पगले देख तो लिया कर मेरे ऊपर चार्ज कैसा है, A निगेटिव मतलब मना कर रहा है, खुद ही मना कर रहा है, नहीं लूंगा। आपने बोला A निगेटिव का लोगे, उसने बोला हाँ वो तो मेरे जैसा है, ले लूंगा, समझ गया कि नहीं। A पॉजिटिव का ब्लड नहीं लेगा, A निगेटिव का लेगा, ठीक है ना। अच्छा A पॉजिटिव से पूछा भाई पॉजिटिव का ब्लड लोगे, वो कहता है मेरे नाम में पॉजिटिव है, कहता निगेटिव का ब्लड लोगे, कहता है मेरे ऊपर पॉजिटिव लगा, किसी का ब्लड लाओ, घोड़े गधे खच्चर का हम सब ले लेंगे। कह रहे देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड, मतलब RH ग्रुप भी मैच करा लेना चाहिए। एक स्पेशल केस है RH इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग का, जिसका नाम है जो RH निगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फिटस के बीच देखा गया है। देखो जब फादर RH पॉजिटिव हो, मदर RH निगेटिव हो, अगर बच्चा RH पॉजिटिव पैदा हो गया, दोनों चांस हो सकते हैं, RH निगेटिव भी पैदा हो सकता है, RH पॉजिटिव भी, पर चांसेस है RH पॉजिटिव पैदा होगा। अगर फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH निगेटिव है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग चांसेस है क्या कि बच्चा RH पॉजिटिव होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि बच्चा इस केस में RH निगेटिव नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन अगर RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, तो बच्चा RH एंटीजन बच्चे में है, RH एंटीजन फिटस में है, लेकिन पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो मम्मी RH निगेटिव है, उसमें पहली प्रेगनेंसी के दौरान दोनों का ब्लड अच्छे से सेपरेट है, क्योंकि बीच में प्लेसेंटा है। बताइए मम्मी और बच्चे के ब्लड को कौन बहुत अच्छे से सेपरेट किए हुआ है, प्लेसेंटा। मम्मी और बच्चे के ब्लड को कौन बहुत अच्छे से सेपरेट किया, मतलब मिलने नहीं दे रहा है, प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम करता है। तो ये देख लीजिए, यानी बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड मम्मी के RH निगेटिव ब्लड से मिक्स नहीं होगा, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो भाई प्लेसेंटा डैमेज हो जाता है। जब प्लेसेंटा डैमेज हो जाता है, देखो ड्यूरिंग द डिलीवरी, जब डिलीवरी होगी पहली बच्चे की, तो पॉसिबिलिटी है कि एक्सपोज हो जाएगा किसका ब्लड, मम्मी का ब्लड, थोड़ा सा किसके साथ आ जाएगा, RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फिटस, मतलब मम्मी और बच्चे का ब्लड मिल गया। इस केस में मम्मी के अंदर बच्चे का ब्लड पहुंच गया, बच्चे का ब्लड कैसा था,
आरएच पॉजिटिव मम्मी कैसी थी, मतलब मम्मी के अंदर आरएच एंटीजन पहुंच गया, मम्मी की बॉडी को लगा रही है तो दुश्मन आ गया, मम्मी की बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बनाना चालू किया, एंटी बॉडी, एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी बनाना चालू कर दिया। देखो इन सब सीक्वेंट प्रेगनेंसी, देखो लिखा ना प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच एंटीजन, मम्मी की बॉडी ने लिखा ना इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन इन हर ब्लड। इस केस में जब दूसरी तीसरी या चौथी जो भी प्रेगनेंसी होगी, सबसिक्वेंट का मतलब बार बार जो भी प्रेगनेंसी होगी, अब अगली बार जो भी प्रेगनेंसी होगी, क्या होगा, आरएच एंटीबॉडी मम्मी से अब लीक करके चला जाएगा कहां पे, फिटस में, क्योंकि अब मम्मी के अंदर आरएच एंटीबॉडी बन चुकी है। अब मम्मी की आरएच एंटीबॉडी प्लेसेंटा रोक नहीं पाएगा, प्लेसेंटा उसको पहुंचा देगा कहां पे, आरएच पॉजिटिव बच्चे में। इससे बच्चे का नुकसान होगा कि मम्मी का, बच्चे का नुकसान होगा, क्यों, मम्मी ने एंटीबॉडी भेज दिया, बच्चे के पास एंटीजन है, ये तो दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे, और जब पकड़ लेंगे तो कोई आके उन्हें डाइजेस्ट कर देगा, यानी बच्चे का ब्लड डिस्ट्रॉय हुआ कि मम्मी का ब्लड डिस्ट्रॉय हुआ, बच्चे का ब्लड डिस्ट्रॉय हुआ, इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये देखो, और बच्चे का ब्लड डिस्ट्रॉय हुआ तो क्या हो सकता है, एनीमिया, और क्या, सीवियर जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस और एनीमिया, सीवियर जॉन्डिस और एनीमिया हुआ, ठीक है ना। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इस कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोलते हैं। और इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए, एंटी आरएच एंटीबॉडी, यहां कंफ्यूज करते हैं एंटी आरएच एंटीजन की एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी का इंजेक्शन, क्यों 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 क्यों, मम्मी को लगाना है ना। अच्छा मम्मी में क्या बना है पहले ही बताओ, आरएच एंटीबॉडी बन गई, तो मम्मी में इंजेक्शन क्या लगाओ कि मम्मी की आरएच एंटीबॉडी किल हो जाए, मम्मी की आरएच एंटीबॉडी किल हो जाएगी तो मम्मी पहले जैसी हो जाएगी, मम्मी पहले जैसी हो जाएंगी, मतलब मम्मी में आरएच एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो लीक करके क्या घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो क्या समझे, मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं, आरएच पॉजिटिव पापा थे, आरएच निगेटिव मम्मी थी, बच्चा हुआ आरएच पॉजिटिव। जब बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो पहली मम्मी और बच्चे के बीच प्लेसेंटा था, और जो बहुत अच्छे बैरियर की तरह काम कर रहा था, मम्मी और बच्चे के ब्लड को मिक्स नहीं होने दे रहा था, लेकिन जब प्लेसेंटा डैमेज हुआ एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन या डिलीवरी तो लिटिल मिक्सिंग हो गई, इससे बच्चे का ब्लड मम्मी के थोड़े से संपर्क में है, थोड़ा संपर्क में है कि पूरा, थोड़ा सा, तो मम्मी की बॉडी ने उसको दुश्मन समझ के क्या बनाना चालू कर दिया, आरएच एंटीबॉडी, इसलिए मम्मी के थोड़े बहुत आरबीसी नष्ट भी हुए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी हुई तो फिर से सेम कंडीशन है, पापा वही हैं, मम्मी वही है, बच्चा भी आरएच पॉजिटिव बनेगा, बच्चा जब आरएच पॉजिटिव बनेगा तो मम्मी के अंदर अब आरएच एंटीबॉडी बन चुकी है, वो लीक करके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को चली जाएगी। अब बच्चे के अंदर आरएच एंटीजन पहले से था, मम्मी ने भेज दिया एंटीबॉडी, दोनों क्लम कर देगा बच्चे का आरबीसी, बच्चे के आरबीसी नष्ट होने लगेंगे, जिससे बच्चे में सीवियर एनीमिया यानी ब्लड की कमी हो जाएगी और जॉन्डिस हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्योंकि आरबीसी ब्लास्ट कर रही है, आरबीसी बच्चे की ब्लास्ट कर जा रही है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के कारण, इसलिए नाम पड़ा एरिथ्रोब्लास्टोसिस। और किसकी, बच्चे की, तो फिटालिस, फिटस को हो रहा है तो फिटालिस। इसका उपचार क्या है, जब मम्मी की डिलीवरी हो तो उस तुरंत डिलीवरी के समय ही मम्मी को एक इंजेक्शन दे देना है। कौन सा इंजेक्शन दे रहा है, एंटीबॉडी को नष्ट करने वाला, आरएच एंटीबॉडी को नष्ट करने वाला, तो नाम पड़ा एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी। देखो आप ऐसे याद रखना ना, मम्मी की आरएच एंटीबॉडी को नष्ट करना है तो एंटी लगा देना, काम खत्म। देखो ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहा है, ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहा है, कह रहा है फिंगर को जरा सा कट मारो, हल्का सा, मेडिकल कॉलेज में बहुत बार कट मारते हैं, क्योंकि ब्लड अपना ग्लूकोज लेवल निकालना होता है हम लोगों को, बायोकेमिस्ट्री वाले लेक्चर में अपना ग्लूकोज निकालना होता है, अपने मिनरल निकालने होते हैं, अपनी बाकी चीजों को निकालना होता है, प्रोफाइल तैयार करनी होती है, तो हमें अपना ही खून निकालना पड़ेगा, पड़ोसी की उंगली थोड़ा मांगोगे, लाओ जरा देना, अपनी खुद के, और वो पिन से वो करते हैं, पिन से, जैसे वो नहीं शुगर टेस्ट करते हैं पिन से। तो कह रहा है जब आप अपने फिंगर पे सुई चुबो देते हो या अपने आप को हर्ट कर लेते थोड़ा सा, तो वुंड से लगातार ब्लीडिंग नहीं होता, लंबे समय तक नहीं होता, यूजुअली 2 से 8 मिनट में ब्लड बंद हो जाना चाहिए, यूजुअली 2 से 8 मिनट में ब्लड बंद हो जाना चाहिए। और अगर 2 से 8 मिनट बाद भी छोटे चोट में 2, किसी में 5, किसी में 6 और बड़े से बड़ा चोट हो, 8 मिनट में बंद हो जाना चाहिए। और अगर 8 मिनट में भी बंद नहीं हो रही है, इसका मतलब कि ये ब्लड डिजीज है, ब्लड संबंधित रोग है कोई ना कोई,
यूजली ब्लड स्टॉप ब्लीडिंग आफ्टर सम टाइम, मैंने बोला 2 से 8 मिनट। कह रहा क्या आप जानते हैं ब्लड एक्सिबिट कोगुलेशन या क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी या ट्रॉमा। बोलते हैं कि ब्लड तभी जमता है जब रिस्पॉन्स हो, कहीं चोट लगा हो या कहीं ट्रॉमा हो, ऐसे नहीं जमता है। आपने सुना होगा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, जब किसी की बीपी बहुत ज्यादा होती तो ब्रेन की पतली पतली नसें फट जाती है, जब नसें फट जाती तो अंदर ही अंदर ब्लड जम जाता है, जब अंदर जम जाता है तो अब ब्रेन की ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड हो गई, ब्रेन की ब्लड सप्लाई में वो आया अवरोध, जब अवरोध आया ब्रेन के टिश्यू मरने लगे और वो पहुंच गया कोमा में। इसी को बोलते हैं ब्रेन हैमरेज। हैमरेज के बाद कोमा का चांस बहुत बढ़ जाता है और सीवियर प्रॉब्लम्स में तो डेथ भी हो जाती है। कोमा तक तो बाद में पहुंचेगा, सीवियर प्रॉब्लम में तो डेथ भी हो जाती है। क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस। बोलते हैं इससे आप एक्सेसिव लॉस को रोक सकते हो, बॉडी के एक्सेसिव लॉस को रोक सकते हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व एंड डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। बोलते हैं लाल कलर का आपने ब्राउन कलर का धब्बा देखा होगा, कहां पे, जहां पे कट लगा है या जहां चोट लगी है। कब, थोड़े समय बाद। लिखा हुआ है ये कुछ और नहीं, ये जो क्लॉट या कोगुलम है ये जाल का बना है। कौन से जाल, फाइब्रिन। और फाइब्रिन ही डेड और डैमेजिंग फॉर्म्ड एलिमेंट को बाहर आने से रोकते हैं, मतलब पकड़े रहते हैं। बताया था, शुरुआत में ही बताया था, जाल बना लेते हैं। चोट के ऊपर कुछ और नहीं, जाल है। किसका जाल, फाइब्रिन का। फाइब्रिनोजन से बना है लेकिन एक्टिव हो चुका है। एक्टिव की इनएक्टिव, एक्टिव। ये उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा कह रहे जाल बना था उससे, लेकिन जाल किससे बना था, जाल फाइब्रिन से कब बना था, लेकिन वो किसके कन्वर्ट होने से बना था, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल गया। कह रहे कहां पाया जाता था, प्लाज्मा में। एक एंजाइम नाम था थ्रोम्बिन। बताओ कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन। यही एक ऐसा एंजाइम है जिसपे एज नहीं लगा, देखो थ्रोम्बिन लिखा है। कह रहा है थ्रोम्बिन जो है, ये थ्रोम्बिन जो है ये बनता था दूसरे इनएक्टिव सब्सटेंस से, वो भी प्लाज्मा में था, उसे प्रोथ्रोम्बिन कहते थे। अब बताओ प्रो लगा है तो इनएक्टिव की एक्टिव, मेरी बात समझो। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल गया। थ्रोम्बिन एंजाइम है, उसी ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदला। फाइब्रिन का जाल बन गया, जाल बनने से चोट भर गया, चोट भर गया, फॉर्म्ड एलिमेंट और डेड एलिमेंट बाहर आना बंद हो गए, ब्लड रुक गया। अभी 2 स्टेप समझ में आ गए, तीसरा स्टेप और पहले चलो। कह रहा है कि यहां पर ये जो काम होता है एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स से होता है, नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज है, बोलते पूरे ग्रुप का नाम क्या है, एंजाइम के ग्रुप का नाम पूछेंगे तो थ्रोम्बोकाइनेज। मेरी बात फिर से सुनिए क्या कहना चाह रहा है। प्रोथ्रोम्बिन था हमारे पास क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से थ्रोम्बिन में बदल गया। थ्रोम्बिन भी एक तरह की प्रोटीन है पर एंजाइम की तरह बिहेव करती है। अब ये प्रोटीन काम आ गई फाइब्रिनोजन को किसमें बदलने के लिए, फाइब्रिन में। ऐसे बोल रहा है, बताओ पहले प्रोथ्रोम्बिन किसमें बदला, विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अब प्रोथ्रोम्बिन किसको किसमें बदल देता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। राइट, क्लियर। यहां तक की रिएक्शन देखो हमारी फिनिश हो गई। अब कह रहा है सारे स्टेप सीरीज वाइज जुड़े रहते हैं, किससे, एंजाइमेटिक रिएक्शन से। सारे स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे, लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन से। यानी सारे स्टेप्स एक दूसरे से लिंक है, कैसे, एंजाइमेटिक रिएक्शन से। इस प्रोसेस को बोलते हैं कास्केड। बहुत बार पूछा गया है, बताइए एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन को क्या बुलाते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिएक्शन को क्या बुलाते हैं, कास्केड मैकेनिज्म। आपने कहां सुना है, ब्लड क्लॉटिंग में। ये भी क्वेश्चन आएगा, कास्केड मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉटिंग। और कह रहा है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्लाज्मा में जो किस फॉर्म में है, वो क्लॉटिंग के समय क्या हो जाएंगे, एक्टिव, वो एक्टिव हो जाएंगे। कह रहा है जब भी कहीं चोट लगती है या ट्रॉमा होता है तो वहां से प्लेटलेट्स निकलने लगते हैं। देखो लिखा है प्लेटलेट्स इन द ब्लड आर रिलीज सर्टेन फैक्टर। वो प्लेटलेट्स कुछ नए फैक्टर निकालते हैं, यही फैक्टर एक्टिवेट हो करके क्या कर देता है, मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को बढ़ावा देता है। बताइए जब चोट लगती है तो सबसे पहले किसको नुकसान होता है, प्लेटलेट्स को। जब प्लेटलेट्स को नुकसान होता है तो प्लेटलेट्स के अंदर वाले फैक्टर बाहर आ गए प्लाज्मा में, प्लाज्मा में आने के बाद वो इनको सक्रिय कर देते हैं, मैकेनिज्म की प्रोसेस स्विच ऑन हो गई। अभी तक कैसी पड़ी थी, ऑफ, अब क्या हो गई, स्विच ऑन हो गई। कह रहे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो टिश्यू से भी निकलते हैं। बताओ किसने रिएक्शन को ऑन किया,
प्लेटलेट्स वाले फैक्टर ने। बाकी रिएक्शन ऑन होने के बाद किसने उसको फास्ट किया? टिश्यू वाले फैक्टर ने। तो फैक्टर दो जगह से निकलते हैं, एक प्लेटलेट्स वाले से, एक टिश्यू वाले से। बताओ मैकेनिज्म को एक्टिवेट किसने किया? प्लेटलेट्स वाले ने। लेकिन जो टिश्यू वाले थे वो उसने क्या किया? उसने इनिशिएट किया, लिखा ऑल्सो इनिशिएट द कोगुलेशन। ये मैकेनिज्म को एक्शन में लाता है और ये और ये मिलकर के दोनों रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। और कौन सा आयन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। मसल के लिए कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों चाहिए, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कैल्शियम। स्पर्म के मूवमेंट के लिए भी क्या चाहिए? कैल्शियम। स्पर्म के मूवमेंट को रोकना है तो कॉपर, याद करो कॉपर टी। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, चोट लग गई या कहीं पे वो ट्राउमा यानी डैमेज हो गया टिश्यू, तो यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलते कुछ फैक्टर, प्लेटलेट से भी निकलते हैं, टिश्यू से भी निकले। इन फैक्टर्स ने हमारे अंदर जो इनएक्टिव चीजें पड़ी थी उनको क्या करना चालू कर दिया? एक्टिवेट करने के बाद इसने क्या किया? इसने प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल दिया? थ्रोम्बिन में। किस एंजाइम की मदद से? थ्रोम्बोकाइनेज। अच्छा, फिर थ्रोम्बिन भी एक एंजाइम की तरह काम करता है। थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को किसमें बदल दिया? फाइब्रिन ने। अब ये सारा जाल यहाँ पे जहां जहां टिश्यू डैमेज हुआ था उसका जाल बन गया। जाल ने इसके ब्लड को बाहर आने से रोक दिया, मतलब ब्लड को जमा दिया। इसी को बोलते हैं कोगुलेशन। और ये एक जुड़ी हुई प्रोसेस के तहत होता है, मतलब कास्केड मैकेनिज्म। कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन। अब देखो, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड एक ही चीज होती है। टिश्यू फ्लूइड से ही लिम्फ बनता है, तो लिम्फ का जो कंपोजिशन है टिश्यू फ्लूइड के कंपोजिशन से हूबहू मैच करता है। अच्छा देखो होता क्या है, ये है ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि ब्लड सेल्स भरी हुई है, खाना भरा है, और भी चीजें भरी हैं। ये क्या है? टिश्यू। ये है ब्लड कैपिलरी, ये है टिश्यू। अब इनके बीच में डायरेक्ट लेन देन कभी नहीं होता। डायरेक्ट लेन देन होता है कि इनडायरेक्ट? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। तो चीजें यहां से यहां आ जाती है इस जगह पे, और इस जगह से फिर यहां से चीजें यहां चली जाती है, फिर ऐसे चली जाती है। यानी इनडायरेक्ट लेन देन हो रहा है कि डायरेक्ट? ये जो लिक्विड यहां से यहां आया और ये इसके संपर्क में आया, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि टिश्यू के बीच में है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड। अब टिश्यू फ्लूइड जो बाहर आ रहा है, अगर ये यहीं रह गया है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी और ये स्वेलिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्वेलिंग हो जाएगी, यानी सूजन आ जाएगी हम लोगों में। लेकिन ऐसा ना हो, इसलिए क्या होगा? इधर से टिश्यू फ्लूइड बन रहा है तो इधर से ड्रेन भी तो हो। अगर आपके बाथरूम में पानी नहाने का ड्रेन नहीं हो रहा है तो भर जाएगा बाथरूम? नहीं भर जाएगा, उसमें क्या है ना। अगर आप नहा रहे हो सुबह, अगर नहाते हो तो, अगर नहा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अगर नाली जाम है तो क्या हो जाएगा? बाथरूम भर जाएगा। तो वैसे ही देखो, एक तरफ से ये बाहर आ रहा है टिश्यू फ्लूइड, और दूसरी तरफ से अगर ड्रेन नहीं होगा तो यहाँ भर जाएगा। भर गया तो टिश्यू के बीच में सूजन आ जाएगी। इसको बोलते हैं ईडिमा, OEDEMA, ईडिमा। बताइए, टिश्यू फ्लूइड का कहीं इकट्ठा हो जाना सूजन का कारण बनता है, इसको बोलते हैं ईडिमा। लेकिन ईडिमा ना हो इसके लिए हमारी बॉडी में एक कैपिलरी स्टार्ट हो जाती है जो इस टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करके वापस में ब्लड में मिलाती है। इसी कैपिलरी का नाम है लिम्फ कैपिलरी। क्या नाम है इसका? लिम्फ कैपिलरी। मतलब टिश्यू फ्लूइड कुछ और नहीं, लिम्फ ही है। अब पढ़ के देखिए, कह रहा है जब ब्लड पास होता है कैपिलरी से, ये देखो पास होके आ रहा है, तो कुछ पानी और बहुत सारे छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, पानी और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस बाहर आ गया, एक स्पेस में आ गया। ये स्पेस सेल या टिश्यू के बीच में था। और कह रहा है अंदर क्या क्या छूट गया? अंदर प्रोटीन छूट गई, अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट छूट गए। बताओ क्या क्या छूट गया अंदर? एक बार फिर से सुनिए, जब ब्लड कैपिलरी में पास होता है तो उससे लीक करके पानी, और पानी में घुलनशील छोटे पदार्थ की बड़े पदार्थ, पानी में घुलनशील छोटे पदार्थ बाहर आ जाते हैं, और बाहर इस जगह पे आ जाते हैं। इस जगह का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस, या इंटरस्टिशियल स्पेस जो है, या इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते, गैप भी बोलते हैं, वो यहां आ जाता है। और जो फ्लूइड बाहर आया वो टिश्यू के बीच में था, नाम पड़ा टिश्यू फ्लूइड।
इंटरस्टिशियल स्पेस में था, नाम पड़ा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बताइए टिश्यू फ्लूइड का दूसरा नाम। ये फ्लूइड अगर यहां बना रहा तो क्या हो जाएगा, ये ईडिमा का कारण बनेगा, इसलिए इसको तुरंत ड्रेन कर लिया जाता है। तो ध्यान देना, ये जो फ्लूइड जो बाहर आया था इसको हमने बोला इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड। इसका कंपोजिशन और प्लाज्मा का मिनरल कंपोजिशन सेम है। देखो सारी चीजें सेम नहीं है, इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन प्लाज्मा। मिनरल सेम है, बताइए क्या सब कुछ सेम है? क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, मिनरल सेम है कि सब कुछ सेम है? मिनरल सेम है। कह रहा है किसी भी चीज का लेन देन इन्हीं के बीच होगा, यानी ब्लड और सेल के बीच लेन देन हमेशा टिश्यू फ्लूइड के द्वारा होता है। बताइए ब्लड और सेल के बीच में जो लेन देन है हमेशा किस फ्लूइड के द्वारा होगा, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कह रहा है अब एक बड़ा सा जाल वेसल्स का फैल जाता है, उसको और बना देता है लिम्फेटिक सिस्टम, वही जाल कलेक्ट कर लेता है इस फ्लूइड को, यानी ड्रेन बैक इनटू द ब्लड, ब्लड में भेज देता है। ब्लड में वेन द्वारा भेजेगा कि आर्टरी द्वारा? कोई चीज ब्लड में मिलानी हो तो वेन में, ठीक है ना, वेन में मिलाते हैं, याद रखिएगा। जैसे जब हम ब्लड निकालते हैं आर्टरी से डालते हैं वेन में, सही है ना, क्योंकि वेन में वाल्व होते हैं, ब्लड वापस नहीं आएगा बैक होकर के। अच्छा, फिर फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में उसका नाम टिश्यू फ्लूइड, जो गया पाइपलाइन में उसका नाम बदल गया, क्या नाम बदल गया? जो इंडिया में रह रहा है उसको क्या बुलाएंगे? इंडियन, है ना। जो अमेरिका में रह रहा है क्या बुलाएंगे? अमेरिकन। वैसे ही जो टिश्यू फ्लूइड इस सिस्टम का पार्ट बन गया उसे क्या बुलाएंगे? लिम्फ, उसे लिम्फ बुलाएंगे। लिम्फ कलरलेस होता है कि कलरफुल? कलरलेस क्यों होता है? आरबीसी नहीं है। कलरलेस क्यों है? आरबीसी नहीं है। और लिम्फ में सबसे ज्यादा होता है लिम्फोसाइट, नाम से स्पष्ट हो रहा है, लिम्फ में लिम्फोसाइट, लिम्फ में लिम्फोसाइट। आरबीसी नहीं होती, लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और यही क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स, यानी टीएम सीएमआई एचएमआई, क्योंकि दो प्रकार के होते हैं ना लिम्फोसाइट। लिम्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरियर भी है, किसको? न्यूट्रिएंट को भी ले जाएगा, हार्मोन एक्सेट्रा को। और आपको अभी तो आपके सिलेबस से हट गया, पर डाइजेस्टिव सिस्टम करके एक चैप्टर हुआ करता था, उस डाइजेस्टिव सिस्टम में लिखा है कि जब हम फैट पचा लेते हैं तो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है लिम्फ कैपिलरी में। लिम्फ कैपिलरी को लैक्टियल्स कहते हैं, ये देखो, फैट एब्जॉर्ब होता है थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल्स। और लैक्टियल्स कहां प्रेजेंट होता है? हमारी आंतों में उंगली जैसे ऐसे उभार होते हैं, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल विली, और विली के ऊपर और छोटे छोटे उभार होते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोविली। ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि घटा देते हैं? अब देखो, कोई भी किसी भी पचे हुए खाने का एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरी में होता है, लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन लिम्फ कैपिलरी में होता है। बताओ, पचा हुआ खाना कहां जाता है? ब्लड कैपिलरी। लेकिन पचा हुआ फैट कहां जाता है? लिम्फ कैपिलरी, क्योंकि फैट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लिम्फ कैपिलरी का नाम देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। देखो, ओपन और क्लोज टाइप में क्या अंतर है? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में कैसा होता है? ओपन टाइप। ओपन टाइप कहां होता है? आर्थ्रोपोड और मोलस्क में, काफी बार पूछा गया है। और इनमें हार्ट ब्लड पंप करता है बड़ी बड़ी ब्लड वेसल में, जो कि बॉडी के स्पेस में खुलती हैं। बॉडी के स्पेस को साइनस कहते हैं। देखो, अगर हमारे अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती तो हमारी बॉडी की कैविटी को साइनस बोलते हैं। साइनस या स्पेस में पूरा हार्ट सारा ब्लड यहां पंप कर देता, यहीं के बगल अगल वाले टिश्यू जरूरी पदार्थ ले लेते और कचरा इसी में डाल देते हैं, इसी तालाब में कचरा डाल देते हैं। बगल बगल घर बने हुए हैं, वो सब ले लेते और क्या, इस कचरा को डाल देते हैं यहीं पर। फिर वो ब्लड पंप होके वापस चला जाता हार्ट में, फिर वो वापस आता, फिर ऐसा कई बार होता। ये पुअर टाइप सर्कुलेशन होता कि गुड टाइप का? तो लार्ज ब्लड वेसल केवल होती हैं, स्मॉल ब्लड वेसल नहीं होती। और ब्लड बह रहा है एक स्पेस पे, स्पेस का नाम साइनस। अब आई बात एनीलिडा और कॉर्डेटा की। एनीलिडा और कॉर्डेटा में कैसा होता है? क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसमें ब्लड बहेगा हमेशा क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल में। क्लोज नेटवर्क का मतलब हार्ट ने ब्लड पंप किया सबसे मोटी ब्लड वेसल में, एरोटा और पतला हुआ आर्टरी और पतली हुई आर्टीरियोल,
आर्टीरियोल बाल जितना पतला हो गया, कैपिलरी, कैपिलरी, ठीक है। फिर कैपिलरी थोड़ी मोटी हुई, वेन्योल, वेन्योल और मोटा हुआ, वेन, वेन बहुत मोटा हो गया, वेना केवा। तो ऐसे पूरा क्रम रहता है। देखो फिर से सुनो, हार्ट को ब्लड पंप करना है मेरे शरीर को और वापस भी लाना है, तो हार्ट से जो पाइपलाइन निकल रही सबसे मोटी, उसको बोलते हैं एरोटा, एरोटा कई भागों में बटी, आर्टरी, आर्टरी कई भागों में बढ़ गई, आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल बाल जितने पतले हो गए, कैपिलरीज, और फिर से इन लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, इंपॉर्टेंट चीजें सप्लाई कर दी। अब कचरा भी तो वापस लाना है, तो अब कचरा लाता है वेन्यूल। तो कैपिलरी के बाद क्या आता है, वेन्यूल, वेन्यूल और मोटा हुआ, वेन, वेन और मोटी हुई, वेना केवा, वेना केवा फिर से जाके हार्ट में खुल गई। ये क्रम लगातार चलता रहता है। तभी बोला कि एक heart is always circulated through a closed network of blood vessel. This pattern is considered more advantageous as flow of fluid can be more precisely regulated. बोलते हैं इससे फायदा है, फायदा ये है क्योंकि कैपिलरी जाते जाते काफी कम एरिया हो जाता है, तो प्रेशर काफी बढ़ जाता है, प्रेशर काफी बढ़ गया तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तेजी से होगा कि धीरे धीरे, तेजी से होगा, यही हम चाहते थे, इसीलिए तो ये अच्छा सिस्टम है। प्रिसिजली रेगुलेटेड मतलब बहुत अच्छे से रेगुलेट होता है। बताइए ओपन टाइप ब्लड वेसल्स, वो ब्लड सर्कुलेशन कहां पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। क्लोज टाइप कहां पाया जाता है, क्लोज टाइप पाया जाता है एनीलिडा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में किसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, ब्लड कैपिलरीज नहीं होती है ओपन टाइप में, ब्लड वेसल तो होती है प्लस ब्लड कैपिलरीज नहीं होती। लिखा हुआ लार्ज वेसल्स होती है लेकिन पतली वेसल्स यानी कैपिलरीज नहीं होती। अच्छा, जितने वर्टिब्रेट हैं, आप जब एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा कि जितने वर्टिब्रेट है उनकी विशेषता है। सभी वर्टिब्रेट के पास जो हार्ट होता है वो चैम्बर्ड होता है और मस्कुलर होता है, मसल का बना है और चैम्बर्ड होता है। मतलब चैम्बर होंगे चाहे एक दो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितने भी हो होंगे, ठीक है। तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, और यही उदाहरण है जितने वर्टिब्रेट का हार्ट है, ये सब उदाहरण है होमोलॉगी का। हार्ट ऑफ द ऑल वर्टिब्रेट इज द गुड एग्जांपल ऑफ होमोलॉगी, ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज द गुड एग्जांपल ऑफ होमोलॉगी, होमोलॉगी। तो मस्कुलर, एक तो मस्कुलर होगा, दूसरा चैम्बर्ड होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है और इनफैक्ट ये एनिमल किंगडम की स्ट्राइकिंग पॉइंट है। फिशेस के पास दो चैम्बर्ड हार्ट है क्योंकि फिश सबसे पहले बना, पहला वर्टिब्रेट फिश, फिश के पास दो ही चैम्बर है, ऊपर एट्रियम या ऑर्किल, नीचे वेंट्रिकल, बस खत्म। अब देखो उसमें एक एट्रियम है एक वेंट्रिकल है। एम्फीबियंस पे आए तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स ने इसमें तीन चैम्बर बोल दिया, मैं तो ऐसे बोलता हूं इसमें एम्फीबियंस में तीन चैम्बर है, दो एट्रियम एक वेंट्रिकल। लेकिन रेप्टाइल्स में 3.5 चैम्बर है, मतलब एट्रियम पूरी तरह से डिवाइडेड है लेकिन वेंट्रिकल पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होता। एनसीईआरटी ने इसको लिख तो दिया है पर आप सही कॉन्सेप्ट याद करो, 2, 3, 3.5। अच्छा, इसमें भी एक अपवाद है, रेप्टाइल का एक अपवाद है, क्रोकोडाइल, उसमें 3.5 ना होकर के 4 होता है हमारी तरह। देखो लिखा है वेयर एस क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल पॉसेस 4 चैम्बर्ड हार्ट, मतलब हमारे पास ऊपर 2 एट्रियम और नीचे 2 वेंट्रिकल, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल है, लिखा हुआ है साहब। अच्छा, फिश में क्या बोल रहा है, बोल रहा है फिश के लिए कुछ बोला है इन्होंने पॉइंट, तो मैं पढ़ देता हूं। फिश का एक पॉइंट है, इधर बता देता हूं। ये फिश का हार्ट है, कितने चैम्बर्ड है, 2 एट्रियम और वेंट्रिकल। ये अब इसके अंदर पता है कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। इसके अंदर कैसा ब्लड आ रहा है, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देना। तो ये ब्लड कहां ले जाया जाएगा, ये उसका हार्ट है, फिश का हार्ट है, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, इधर से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीनेटेड और यहां से ब्लड को धकेल दिया जा रहा है, ठीक है, ये भी डीऑक्सीनेटेड है और इसको भेज दिया गया 2 गिल्स, और गिल्स ने इससे क्या किया, गिल्स का काम है डीऑक्सीनेट को क्या कर देना, ऑक्सीजनेट,
अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा? बॉडी, ये बॉडी में सप्लाई हो गया, और बॉडी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में बदल देना? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही वो ब्लड वापस आ गया। एक बार ध्यान से देख लीजिए तो थ्योरी रटनी नहीं पड़ेगी। इनके हार्ट में कैसा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इनका हार्ट एट्रियल हार्ट है कि वेनस? जिनके हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए उसे वेनस, जिनके में शुद्ध ब्लड आए ऑक्सीजनेटेड उसे एट्रियल हार्ट। तो ये वेनस हार्ट है कि एट्रियल? क्योंकि यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल ने पंप कर दिया, कहां पे? गिल्स में पंप कर दिया। गिल्स ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर दिया? ऑक्सीजनेट कर दिया। यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर दिया गया किसको? और बॉडी का काम ही है O2 लेना, CO2 निकाल देना। तो उसने O2 ले लिया, रेस्पिरेशन में CO2 निकाल दिया, अब ब्लड फिर से कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहां चला गया? इस प्रकार ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसको बोलते हैं सिंगल सर्किट हार्ट। कैसा हार्ट है? और वेनस हार्ट है कि एट्रियल? वेनस की एट्रियल। सिंगल सर्किट की डबल सर्किट? चैम्बर कितने हैं? 2। ठीक है, ऐसा हार्ट कहां पाया जाता है? सिर्फ फिसेस में। पढ़ के देखिए, इन फिसेस द हार्ट पंप्स आउट। देखो ध्यान देना, मछली में जो ब्लड बाहर आ रहा है हार्ट से, वो कैसा आ रहा है? उसे ऑक्सीजनेट करने कहां भेजा गया? गिल्स। गिल्स ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको सप्लाई कर दिया? बॉडी पार्ट्स को। वहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां चला गया? हार्ट में। सिंगल सर्कुलेशन हुआ कि डबल? सिंगल की डबल? सिंगल। अब देखो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है। उसमें या तो देखो हम मान के चल रहे 3 या 3.5 जो भी हो, या तो 3 होगा या तो 3.5 हो गया। ठीक, 2 एट्रियम हो गया, 1 वेंट्रिकल होगा। अगर 3 है तो 1 वेंट्रिकल बोलोगे, और अगर ये है तो 3.5 मतलब 1.5 वेंट्रिकल बोलेंगे। अब यहां पे देखो, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। यहां पर जो ब्लड आ रहा है, ब्लड वेसल आ रहा है, वो ला रहा है डीऑक्सीडेटेड ब्लड। कहां से ला रहा है? फ्रॉम बॉडी। यहां पर जो ब्लड आ रहा है राइट साइड में, डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, कहां से ला रहा है? यहां लिख देते हैं फ्रॉम बॉडी। बॉडी से ला रहा है। ठीक है, बताइए बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आया? राइट एट्रियम में। ठीक है, और यहां पे भी ब्लड आया, यहां पर भी सेम टाइम पे ब्लड आया। यहां जो ब्लड आ रहा है ना, वो कौन सा आ रहा है? यहां आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से ला रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड? फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कुछ भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है, फ्रॉग में कल पढ़ा था, स्किन भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, और गिल्स भी हो सकता है। कहीं से भी आएगा यही। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जरा ध्यान देना, इधर का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, मैं ब्लू बना देता हूं। इधर का ब्लड यहां आ गया ब्लू कलर का, इधर का ब्लड ऑक्सीजनेटेड है रेड कलर का, और यहां हो गई मिक्सिंग, यहां हो गई मिक्सिंग, और यही मिक्स्ड ब्लड बॉडी को सप्लाई कर दिया गया टू बॉडी। ये बॉडी को ये सप्लाई कर दिया गया। अब समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? ठीक है ना? तो यही लिखा है यहां पे, देखो क्या लिखा, एम्फीबियंस और रेप्टाइल में लेफ्ट एट्रियम ने हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव किया। कहां से? रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकते थे? गिल्स, लंग्स, स्किन। जबकि राइट एट्रियम ने कौन सा ब्लड लिया था? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां से लिया? बॉडी पार्ट से। हाउएवर दे गेट मिक्स, देखो नीचे आके मिक्स हो गए थे, क्योंकि वेंट्रिकल कितना था? सिंगल, और वो ही मिक्स ब्लड पंप कर दिया गया कहां पे? बॉडी में। और इस तरह से सर्कुलेशन को इनकम्प्लीट डबल सर्किट की कंप्लीट, इनकम्प्लीट जहां मिक्सिंग हो जाए इनकम्प्लीट, जहां मिक्स ना हो कंप्लीट। इनकम्प्लीट डबल सर्किट कहां पाया जाता है? एम्फीबियंस और रेप्टाइल। लेकिन बर्ड और मैमल में सब कुछ सेम लिखेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड हमेशा आता था लेफ्ट में, और डीऑक्सीनेटेड आता था राइट में, लिखा है रिस्पेक्टिवली। अब दोनों अपने अपने वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा सेम साइड के। क्यों? क्योंकि अब देखो ना, अब ये केस है, ये केस है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम,
ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर आर आई डीऑक्सीनेटेड, तो इधर इधर पहुंच गया, इधर का डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां आया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, इधर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले यहां आया, फिर यहां से यहां पहुंच गया, फिर यहां से यहां पहुंच जाएगा। ठीक है ना? बताओ इधर कौन सा ब्लड आ रहा है, इधर कौन सा ब्लड आ रहा है, क्या मिक्स हो रहा है? नहीं, ये चला जाएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ताकि शुद्ध हो सके, और ये चला जाएगा, ये जो है ये चला जाएगा बॉडी को ताकि डीऑक्सीनेट हो सके, है ना? कंफर्म है कि नहीं है? वही लिखा है, द वेंट्रिकल पंप इट विदाउट मिक्सिंग, कह रहा वेंट्रिकल यहां पे मिक्सिंग नहीं होने देगा, यानी दोनों तरह का ब्लड कैसा है, वेल सेपरेट है, दोनों तरह का सेपरेट है इन जीवों में, हेंस दीज एनिमल हैव डबल सर्कुलेशन। कैसा? वहां लिखा था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, तो इनकम्प्लीट और ये कंप्लीट, तो इनकम्प्लीट और ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। तो यहां तक मैंने आपको करा दिया, इसके आगे का कल हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर लें आज के। A person with viral infection has abundance of which or type of special plasma protein? वायरल इन्फेक्शन हो गया है, कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा पाई जाएगी? अरे इन्फेक्शन हो गया, बुलाओ एंटीबॉडी को, ग्लोबुलिन। घुमाया ना क्वेश्चन, ग्लोबुलिन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा, 55% होता है, सही है। प्लाज्मा कैन ट्रांसपोर्ट ओनली रेस्पिरेटरी गैसेस, गलत हो गया। 6 से 8% प्रोटीन होती है, सही है। मोस्ट ऑफ द पार्ट इज ओनली वाटर, सही है, ये गलत हो गया। Which of following combination is incorrect? एल्ब्यूमिन मोस्ट अबेंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, गलत हो गया। ग्लोबुलिन इम्यून प्रोटेक्शन करेगी, एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, नहीं, ये गलत होगा। एल्ब्यूमिन जो है ना, नहीं उनमें भी, सुन लो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया था, तीनों प्रोटीन में सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होती है, तीनों में, तो उस हिसाब से पहला अपना सही हुआ। ग्लोबुलिन इम्यून प्रोटेक्शन करती थी, सही है। एल्ब्यूमिन ब्लड कोगुलेशन नहीं करती थी, हाँ, फाइब्रिनोजन करता था, तो ये गलत हो गया। और ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता था, ये सही है। ए पर्सन विद वायरल फीवर विल हैव सो इंक्रीज, मतलब एक पर्सन को वायरल फीवर हो गया, उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? WBC। देखो ना, जब कभी आपको ब्लड इंफेक्शन होता है, फीवर होता है, तुरंत आप ब्लड टेस्ट कराते हो, ब्लड टेस्ट CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें आपका तुरंत देखा होता है लिम्फोसाइट बढ़ गया, T लिम्फोसाइट बढ़ गया, B लिम्फोसाइट बढ़ गया, यानी कि लिम्फोसाइट बढ़ जाता है, मतलब WBC बढ़ गई। आउट ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन विच वन कैन बी रिगार्डेड एज द सिमेट्री ऑफ RBC, मतलब सिमेट्री समझते हो? अरे मतलब बोलते जहां कब, अरे जहां अंतिम बार देखा जाए व्यक्ति को, वही सिमेट्री वर्ड होता है ना, उसके लिए वर्ड बदल दिए गए, सिमेट्री बोलते हैं ना उसको। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द RBC, 120 दिन, सही है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैस, सही है। दे कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, सही है। ये 6 लाख नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। स्टेटमेंट वाला, स्टेटमेंट 1 न्यूट्रोफिल मोस्ट अबेंडेंट है, सही है। न्यूट्रोफिल एक ग्रैनुलो है, गलत, ग्रैनुलो था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा? सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यूट्रोफिल एलर्जी, गलत, हमें करेक्ट देखना, गलत हो गया। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना सकता है, बेसोफिल फैगोसाइटोसिस नहीं करता। मोनोसाइट इन्फ्लेमेशन करे,
तो कौन सा सही हुआ? हाँ, अब स्टेटमेंट वाला, एंटीबॉडी हैज एबिलिटी टू extract द इम्यून रिस्पॉन्स। एंटीबॉडी हैज एबिलिटी टू extract, सही है। एंटीबॉडी आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, गलत। पहला सही, दूसरा गलत। एक पर्सन है, उसने डोनेट किया ब्लड को टू एनीवन विदाउट द नीड ऑफ डोनर रेसिपिएंट मैचिंग। कह रहा है वो जानता ही नहीं कि उसके पास उसको कौन सा ब्लड दिया जाए, पर इमरजेंसी में करना पड़ गया। तो क्या नहीं होना चाहिए? कौन सा एंटीजन नहीं होना चाहिए? दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए। क्या बोला गया है? द पर्सन हु कैन डोनेट द ब्लड टू एनीबडी विदाउट द नीड ऑफ डोनर रेसिपिएंट्स मैचिंग द व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन इन हिज सन। बोला है किस एंटीजन वाले को दिया जाएगा? जिसके पास कोई एंटीजन नहीं। यानी कि ओ की बात कर रहा है ना, तो ओ में तो एंटीजन होगा ही नहीं। कह रहा है क्या होगा अगर ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप रिसीव कर ले एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जिसका ए ब्लड ग्रुप है, तो क्या क्लंपिंग होगी? नहीं, ए बी वाले को ए बी ए दे रहे हो तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हुआ, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। देयर आर नो एंटीबॉडी, ए बी पॉजिटिव पर्सन सो ट्रांसमिशन, सही है। ये एंटीबॉडी है ही नहीं, तो बेहतर और सुरक्षित होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पर्सन एब्सेंट और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन मेक्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सही है। दूसरा, इफ रेसिपिएंट इज आरएस पॉजिटिव एंड डोनर इज आरएस नेगेटिव, ट्रांसफ्यूजन प्रोसीड्स सेफली, सही है। फोर्थ ऑप्शन में द ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस एबी एंटीजन एंड नॉट ऑन द आरएच एंटीजन, ये गलत है, ये गलत है। करेगा भाई, आरएच पर भी करता है, एबी पर तो करता ही करता है। क्या लिखा था एनसीईआरटी ने? आपको पहले एबीओ ब्लड ग्रुप मैच कराना चाहिए, साथ ही आपको आरएच की भी मैचिंग करानी चाहिए, तभी तो कंपेटाइबल होगा, वरना इनकंपेटाइबल हो जाएगा। The baby of RH negative mother and RH positive father cannot develop, क्यों? erythroblastosis fetalis. Which of following is not dependent on calcium ion? कौन सा कैल्शियम आयन पर डिपेंड नहीं करता? देख के बताओ। थर्ड, माइग्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स टू द साइट ऑफ इंजरी। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? इनसॉल्युबल फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फाइब्रिन बाय थ्रोम्बिन। हाँ, ये सही है, पहला सही है। ये गलत हो गया, एक मिनट रुकिएगा। नहीं, पहला गलत हो गया। फाइब्रिनोजन जो होता है इनसॉल्युबल फाइब्रिन में बदल जाएगा, तभी तो ब्लड को रोक पाएगा। सॉल्युबल फाइब्रिन, नहीं, ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। हाँ, सेकेंड, soluble fibrinogen is converted to insoluble fibrin by thrombin, ये सही है। ये प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख, सही है। बेसोफिल गलत है, 0.5 से 1, ये सही है। 6,000 से 8,000, ये भी सही, 2 से 3%, ये गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट अबाउट द लिम्फ, लिम्फ के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिथ्रोसाइट होती, गलत, पहला ही गलत हो गया। बाकी देखो ये सही है। फिर लिखा है लिम्फ कंपोजिशन इज क्वाइट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। लिम्फ हैज लोअर प्रोटीन्स दैन ब्लड प्लाज्मा, सही है, पहला गलत है। द सोलन स्ट्रक्चर फेल्ट इन द आर्मपिट, बोलते हैं यहां पर कुछ कभी स्वेलिंग आ जाती है आर्मपिट रीजन में, बैक्टीरिया या वायरल इंफेक्शन के कारण। इसका कारण इसका क्रेडिट किसको जाता है? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड यहां होते हैं ना, लिम्फ नोड। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन, स्नेल के अंदर क्लोज सर्कुलेशन होता है, स्नेल मोलस्क है, गलत हो गया। बर्ड्स के अंदर ओपन होता है, गलत, ठीक है। इंसेक्ट में ओपन होता है, सही है। अर्थवर्म में क्लोज होता है, सही है। इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, क्रोकोडाइल में इनकम्प्लीट होता है, गलत हो गया।
कंप्लीट होता है, पहला ही गलत हो गया। बर्ड में सही है, क्रोकोडाइल में सही है, बर्ड में कंप्लीट सही है, पहला गलत। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, ब्लड इज पंप्ड इनटू द साइनस इनटू द क्लोज, गलत, ओपन में था। साइनस ओपन में बनता है कि क्लोज में? हमसे करेक्ट पूछा है तो पहला गलत हो गया। क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड टू रीच द डीपर टिश्यू ऑफ द बॉडी, हो सकता है, अभी होल्ड में डाल दो। ब्लड इज कैरिड बाय ब्लड वेसल इन ओपन सर्कुलेशन, गलत हो गया। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ओपन, गलत, ये सही है। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रेप्टाइल एंड एम्फीबियन? रेप्टाइल एंड एम्फीबियन में 2 आर्टिकल होता है, 1 वेंट्रिकल होता है, सही है, लेकिन इनकरेक्ट पूछा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, सही है। रेप्टाइल और एम्फीबियंस में मोस्ट एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, गलत। द लेफ्ट और राइट एट्रियम ऑफ रेप्टाइल रिसीव ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिस्पेक्टिवली, ये सही है, ये गलत है। एफिशिएंट तो हमारा होता है मैमल और बर्ड का, तो ये गलत हो गया। डबल सर्कुलेशन इन मैमल एंड बर्ड्स डज नॉट, डबल सर्कुलेशन होने से मिक्सिंग नहीं होगी। प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, बोलो सही है ना? बस ये पूरे आज के टॉपिक के सारे हो गए हमारे।